तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज़ॉम्बीज़ 4 नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों इस यूनिवर्स के अंदर 3 पार्ट हमें देखने को मिल चुके हैं। तीसरा पार्ट एक तरह से 2022 में देखने को मिला था। ये एक म्यूजिकल फैंटेसी एक तरह से मूवी है और 1 घंटा 28 मिनट टोटल इसकी लेंथ है। और पिछले पार्ट की रेटिंग भी बहुत सही रही, 5.4 की रेटिंग थी। साथ ही साथ 78% टोमेटो यूजर्स ने इसे पसंद किया था। तो इसके अगले पार्ट के बारे में थोड़ी कुछ जो भी जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। सोनिक द हेजहोग 3 एक आगामी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो सेगा द्वारा प्रकाशित वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है। सोनिक द हेजहोग 2020 और सोनिक द हेजहोग 2 2022 की अगली कड़ी यह जेफ फाउलर द्वारा निर्देशित है। जेम्स मार्सडेन, बेन श्वार्च, टीका संपटर, कोलिन ओशॉग्नेसी, ली माजडॉब, इद्रीस एल्बा और जिम कैरी ने पिछली किस्तों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, जिसमें कीनू रीव्स भी शामिल हुए। तीसरी सोनिक द हेजहोग फिल्म की योजना की घोषणा फरवरी 2022 में दूसरी फिल्म की रिलीज से पहले वायकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। 2023 सैगाफ्त्र हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में सरे, इंग्लैंड में शुरू हुआ, जबकि भौतिक अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन उसी साल नवंबर में लंदन में शुरू हुआ, जिसका निर्माण मार्च 2024 तक समाप्त हो गया। फिल्म भारी प्रेरणा लेगी वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001। सोनिक द हेजहोग 3 को 20 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। ढालना। मुख्य लेख। सोनिक द हेजहोग पात्रों की सूची। आवाज डाली। सोनिक द हेजहोग के रूप में बेन श्वार्च, एक मानवरूपी नीला हेजहोग जो सुपरसोनिक गति से दौड़ सकता है। 3 माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में कोलिन ओशॉग्नेसी, एक मानवरूपी पीला नारंगी लोमड़ी जो अपनी जुड़वां पूंछों के साथ उड़ सकती है। 3 नक्कल्स द इकिडना के रूप में इद्रीस एल्बा, अत्यधिक ताकत वाला एक गर्म दिमाग वाला और गंभीर मानवरूपी लाल इकिडना योद्धा। 3 शैडो द हेजहोग के रूप में कीनू रीव्स, प्रोजेक्ट शैडो नामक एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप एक मानवरूपी लाल धारीदार काला हेजहोग। 4 लाइव एक्शन कास्ट। टॉम वाचोव्स्की के रूप में जेम्स मार्सडेन, सोनिक, टेल्स और नक्कल्स के दत्तक पिता और ग्रीन हिल्स, मोंटाना के शेरिफ। 3 मैडी वाचोव्स्की, टॉम की पत्नी, सोनिक, टेल्स और नक्कल्स की दत्तक मां और ग्रीन हिल्स के स्थानीय पशुचिकित्सक के रूप में टीका संपटर। 3 डॉ इवो रोबोटनिक के रूप में जिम कैरी, एक पागल वैज्ञानिक और सोनिक का कट्टर विरोधी, जिसे वह अक्सर एगमैन के रूप में संदर्भित करता है। 3 एजेंट स्टोन, रोबोटनिक के सहायक के रूप में ली मजदोब। 3 कमांडर वाल्टर्स के रूप में टॉम बटलर, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के पूर्व उपाध्यक्ष जो सैन्य संगठन गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस GUN के नेता हैं। 3 मारिया के रूप में एलीला ब्राउन। 5 इसके अतिरिक्त क्रिस्टन रिटर, सोफिया परनास, क्रिस्टो फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोर्मा टैकोन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। 3 उत्पादन विकास। फरवरी 2022 में सेगा सेमी ग्रुप और पैरामाउंट पिक्चर्स सोनिक द हेजहोग 2 2022 के बाद तीसरी सोनिक द हेजहोग 2020 फिल्म के विकास में लगे थे। वायकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान फिल्म की औपचारिक घोषणा की गई। 6 जेफ फाउलर निर्देशक के रूप में लौटे और नील एच. मोरिच, टोबी एशर, टोरू नकाहारा और हितोशी ओकुनो निर्माता के रूप में लौटे। 7 इसके अलावा पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्पिन-ऑफ टेलीविजन श्रृंखला नक्कल्स फिल्म के साथ साथ विकसित की गई थी। 6 यह फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से काफी प्रेरणा लेगी। 8 ढलाई। अगर देवदूत सोने की स्याही से लिखी किसी प्रकार की स्क्रिप्ट लाते हैं जो मुझे बताती है कि यह लोगों के लिए देखना वाकई महत्वपूर्ण होगा, तो मैं सड़क पर आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। जिम कैरी ने बताया कि सोनिक द हेजहोग 3 के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आने के लिए उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 6 मार्च 2020 को जेम्स मार्सडेन ने पुष्टि की कि उन्होंने कई सीक्वल के लिए साइन किया है। 10 अप्रैल 2022 में जिम कैरी, जो फिल्मों में डॉ रोबोटनिक की भूमिका निभाते हैं, ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं। 11 अपनी संभावित सेवानिवृत्ति के साथ मोरिच और एशर ने पुष्टि की कि यदि वह अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करते हैं तो रोबोटनिक के रूप में उनकी भूमिका किसी भी सीक्वल में दोबारा नहीं बनाई जाएगी। हालांकि
उन्हें उम्मीद थी कि वे भूमिका को जारी रखने के लिए पर्याप्त अच्छी स्क्रिप्ट विकसित कर सकते हैं। 12 फरवरी 2024 में आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई कि कैरी फिल्म के लिए अपनी भूमिका को दोहराएंगे। साथ ही मार्स रेन, बेन श्वार्च, टीका संपटर, कोलिन ओशॉग्नेसी, इद्रीस एल्बा, ली माजडॉब और टॉम बटलर। 3 क्रिस्टन रिटर, एलिला ब्राउन, जेम्स वॉक, सोफिया परनास, क्रिस्टो फर्नांडीज और जोर्मा टैकोन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। 3 टैकोन को पहले नक्कल्स श्रृंखला के लिए एक एपिसोड निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 16 फरवरी को ब्राउन की भूमिका मारिया के रूप में सामने आई। 5 श्वार्च ने एक सप्ताह बाद फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। 15 अप्रैल 2024 को यह बताया गया कि कीनू रीव्स शैडो द हेजहोग को आवाज देंगे। 4 फिल्माने दूसरी इकाई का फिल्मांकन जुलाई 2023 के अंत में फिर है। सरे इंग्लैंड में केवल भौतिक अभिनेताओं के बिना 2023 सगाफ्त्र हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए शुरू हुआ। 16 मुख्य फोटोग्राफी मूल रूप से 31 अगस्त 2023 को लंदन, इंग्लैंड में शुरू होने वाली थी। 17 18 लेकिन उस वर्ष सितंबर तक विलंबित हो गई। 19 शारीरिक अभिनेताओं के साथ उत्पादन 29 नवंबर 2023 को शुरू हुआ, जिसकी घोषणा फिल्मांकन में इस्तेमाल की गई शैडो द हेजहोग की स्टैंड इन प्रतिमा की एक टीजर छवि के साथ की गई। 20 मार्स रेन ने कहा कि फिल्मांकन 14 मार्च 2024 तक पूरा हो चुका था। 21 जबकि फाउलर ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि फिल्म का निर्माण 29 मार्च को पूरा हो गया था। 22 एनिमेशन लागत में कटौती के उपाय के रूप में निर्माताओं के पास पैरामाउंट में एक इन-हाउस एनिमेशन टीम थी जो सोनिक द हेजहोग 3 और नक्कल्स श्रृंखला दोनों पर काम करती थी। 23 संगीत दिसंबर 2023 में क्रश 40 गायक जॉनी गियोली ने कहा कि फिल्म में सोनिक एडवेंचर 2 2001 के गीत लाइव एंड लर्न को शामिल करने की बात हुई थी। 24 जनवरी 2024 में टॉम होल्केनबोर्ग, जिन्होंने पहली 2 फिल्मों के लिए भी रचना की थी, को फिल्म के लिए लौटने की घोषणा की गई थी। 25 अगले महीने गियोली ने पुष्टि की कि लाइव एंड लर्न को फिल्म में शामिल किया जाएगा। 26 मुक्त करना सोनिक द हेजहोग 3 को 20 दिसंबर 2024 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा। 27 जेफ फाउलर एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, एनिमेटर और दृश्य प्रभाव कलाकार हैं। उन्हें लघु फिल्म गोफर ब्रोक 2004 के लेखक और निर्देशक के रूप में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1-2 उन्होंने सोनिक द हेजहोग 2020 के लाइव एक्शन रूपांतरण के साथ अपने नाटकीय निर्देशन की शुरुआत की और सीक्वल सोनिक द हेजहोग 2 2022 और आगामी सोनिक द हेजहोग 3 2024 का निर्देशन करने के लिए लौट आए। 3-4 कैरियर फाउलर 2003 की लघु फिल्म रॉकफिश और 2009 की फिल्म वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर के लिए एक एनिमेटर थे। 2004 में उन्होंने लेखन, निर्देशन, स्टोरी बोर्डिंग, आर्ट लेआउट और एनिमेटेड गोफर ब्रोक किया। उन्होंने ए जेंटलमैन्स ड्यूएल भी लिखा और एनिमेटेड किया। फाउलर ने 2005 के वीडियो गेम शैडो द हेजहोग के लिए सीजीआई फिल्म निर्माण पर काम किया। उन्होंने सोनिक द हेजहोग का निर्देशन किया, जो इसी नाम की वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित फिल्म थी। यह फिल्म मूल रूप से नवंबर 2019 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सोनिक के डिजाइन की व्यापक आलोचना के कारण डिजाइन को बदलने के लिए इसे 14 फरवरी 2020 तक विलंबित कर दिया गया। सोनिक का नया डिजाइन नवंबर 2019 में सामने आया, जिसे प्रशंसकों और आलोचकों से कहीं अधिक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। फाउलर ने सोनिक द हेजहोग की अगली कड़ी का निर्देशन सोनिक द हेजहोग 2 नाम से किया, जो 8 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई। वह द पिंक पैंथर के रीबूट का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं, जो विकास में है। उन्होंने पायलट एपिसोड का निर्देशन किया और कार्यकारी ने टीवी श्रृंखला का निर्माण किया। नक्कल्स और सोनिक द हेजहोग 3 का निर्देशन किया, जो दिसंबर 2024 में रिलीज होने वाली है। सोनिक द हेजहोग एक वीडियो गेम श्रृंखला और मीडिया फ्रेंचाइजी है जो जापानी डेवलपर्स यूजी नाका, नाओटो ओहशिमा और सेगा के लिए हिरोकाजू यासुहारा द्वारा बनाई गई है। फ्रेंचाइजी सोनिक एक मानवरूपी नीले हेजहोग का अनुसरण करती है, जो एक पागल वैज्ञानिक दुष्ट डॉक्टर एगमैन से लड़ता है। मुख्य सोनिक द हेजहोग गेम ज्यादातर सोनिक टीम द्वारा विकसित प्लेटफॉर्मर हैं। विभिन्न स्टूडियो द्वारा विकसित अन्य खेलों में रेसिंग, फाइटिंग,
पार्टी और खेल शैलियों में स्पिन-ऑफ शामिल हैं। फ्रैंचाइज में मुद्रित मीडिया, एनिमेशन, फीचर फिल्में और व्यापारिक वस्तुएं भी शामिल हैं। नाका, ओशिमा और यासुहारा ने सेगा जेनेसिस के लिए 1991 में जारी पहला सोनिक गेम विकसित किया, जिससे सेगा को निंटेंडो के मारियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शुभंकर प्रदान किया जा सके। इसकी सफलता ने सेगा को 1990 के दशक की शुरुआत में वीडियो गेम कंसोल की चौथी पीढ़ी के दौरान अग्रणी वीडियो गेम कंपनियों में से एक बनने में मदद की। सेगा टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने अगले 3 सोनिक गेम और स्पिन-ऑफ सोनिक स्पिनबॉल 1993 विकसित किए। सेगा के 8-बिट कंसोल, मास्टर सिस्टम और गेम गियर के लिए कई सोनिक गेम भी विकसित किए गए थे। असफल शनि युग के दौरान एक अंतराल के बाद पहला प्रमुख 3D सोनिक गेम, सोनिक एडवेंचर, 1998 में ड्रीमकास्ट के लिए जारी किया गया था। सेगा ने कंसोल बाजार से बाहर निकलकर 2001 में तीसरे पक्ष के विकास की ओर रुख किया और निंटेंडो, एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन सिस्टम पर श्रृंखला जारी रखी। ताकाशी इजुका 2010 से श्रृंखला के निर्माता हैं। जबकि सोनिक गेम्स में अक्सर अद्वितीय गेम मैकेनिक्स और कहानियां होती हैं, उनमें रिंग आधारित स्वास्थ्य प्रणाली, लेवल लोकेशंस और तेज गति वाले गेम प्ले जैसे आवर्ती तत्व शामिल होते हैं। खेलों में आम तौर पर विश्व प्रभुत्व के लिए एगमैन की योजनाओं को रोकने के लिए सोनिक सेटिंग की सुविधा होती है और खिलाड़ी उन स्तरों पर नेविगेट करता है जिनमें स्प्रिंग्स, ढलान, अथाह गड्ढे और ऊर्ध्वाधर लूप शामिल होते हैं। बाद के खेलों में पात्रों की एक बड़ी श्रृंखला जोड़ी गई, कुछ जैसे माइल्स, टेल्स, प्रोवर, नक्कल्स द इचिडना और शैडो द हेजहोग ने स्पिन-ऑफ में अभिनय किया है। फ्रैंचाइजी ने मारियो एंड सोनिक, सेगा ऑल स्टार्स और सुपर स्मैश ब्रदर्स जैसे खेलों में अन्य वीडियो गेम फ्रैंचाइजियों के साथ कदम बढ़ाया है। सोनिक द हेजहोग सेगा की प्रमुख फ्रैंचाइजी है और सबसे ज्यादा बिकने वाली वीडियो गेम फ्रैंचाइजी में से एक है, जिसने 2016 तक 140 मिलियन यूनिट से अधिक की बिक्री की और 2014 तक $5 बिलियन से अधिक की कमाई की। 2023 तक श्रृंखला की बिक्री और फ्री टू प्ले मोबाइल गेम डाउनलोड की कुल संख्या 1.6 बिलियन थी। जेनेसिस सोनिक गेम्स को 1990 के दशक की संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में वर्णित किया गया है और सभी समय के महानतम खेलों में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि बाद के खेलों, विशेष रूप से 2006 के खेल को खराब समीक्षाएं मिलीं, सोनिक वीडियो गेम उद्योग में प्रभावशाली है और लोकप्रिय संस्कृति में अक्सर इसका संदर्भ दिया जाता है। यह फ्रैंचाइजी अपने प्रशंसकों के समूह के लिए जानी जाती है, जो प्रशंसक कला और फैन गेम्स जैसे अनौपचारिक मीडिया का निर्माण करती है। इतिहास। यह भी देखें, सोनिक द हेजहोग वीडियो गेम और सोनिक टीम की सूची। 1990 से 1991, संकल्पना और पहला गेम। मुख्य लेख, सोनिक द हेजहोग, 1991 वीडियो गेम। एक सोनिक द हेजहोग पोशाक कलाकार के सामने नाका और ओशिमा हैं, जबकि दोनों व्यक्ति तालियां बजा रहे हैं। सोनिक द हेजहोग के सहनिर्माता, प्रोग्रामर यूजी नाका, बाएं, और कलाकार नाओटो ओशिमा, दाएं, शीर्षक पात्र की पोशाक के साथ, केंद्र में। 1990 तक, जापानी वीडियो गेम कंपनी सेगा अपने 16-बिट कंसोल, सेगा जेनेसिस के साथ वीडियो गेम कंसोल बाजार में पैर जमाना चाहती थी। निंटेंडो के प्रभुत्व के कारण सेगा के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई थी। 1. जेनेसिस के पास बड़ा इंस्टॉल बेस नहीं था और निंटेंडो ने एक प्रतियोगी के रूप में सेगा को गंभीरता से नहीं लिया। 2. 414 सेगा ऑफ अमेरिका के सीईओ माइकल कार्ज ने, जेनेसिस वही करता है जो निंटेंडो नहीं करता, मार्केटिंग अभियान के साथ और गेम बनाने के लिए एथलीटों और मशहूर हस्तियों के साथ सहयोग करके निंटेंडो को चुनौती देने का प्रयास किया। 2. 405 से 406 इन प्रयासों से निंटेंडो का प्रभुत्व नहीं टूटा और कार्ज की जगह मेटल के पूर्व टॉम कलिंस्के ने ले ली। 2. 423 to 424 सेगा के अध्यक्ष हयाओ नाकायामा ने फैसला किया कि सेगा को निंटेंडो की मारियो फ्रेंचाइजी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक प्रमुख श्रृंखला और शुभंकर की आवश्यकता है। निंटेंडो ने हाल ही में सुपर मारियो ब्रदर्स 3 जारी किया था, जो उस समय का सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो गेम था। सेगा की रणनीति अपने सफल आर्केड गेम को जेनेसिस में पोर्ट करने पर आधारित थी। हालांकि नाकायामा ने माना कि सेगा को गेम में एक स्टार चरित्र की आवश्यकता है जो जेनेसिस के हार्डवेयर की शक्ति का प्रदर्शन कर सके। एक प्रमुख खेल को निर्धारित करने के लिए एक आंतरिक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 3-4 अमेरिकी दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। 5 प्रस्तावों पर काम करने वाली टीमों में कलाकार नाओटो ओशिमा और प्रोग्रामर यूजी नाका शामिल थे। 6 20 से 33 96 से 101 सोनिक द हेजहोग 1991
का गेम प्ले नाका द्वारा बनाए गए एक तकनीकी डेमो से शुरू हुआ, जिसने एक एल्गोरिदम विकसित किया था जो एक स्प्राइट को अपनी स्थिति का निर्धारण करके एक वक्र पर आसानी से चलने की अनुमति देता था। डॉट मैट्रिक्स नाका का प्रोटोटाइप एक प्लेटफॉर्म गेम था जिसमें एक तेज गति से चलने वाला पात्र एक लंबी घुमावदार ट्यूब के माध्यम से गेंद को घुमाता था। 7. सेगा प्रबंधन ने दोनों के प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया और उनके साथ डिजाइनर हिरोकाजु यासुहारा भी शामिल हो गए। 6. 20-33, 96-101, 8. सेगा जेनेसिस के मूल मॉडल का एक संस्करण। यह एक काला सिस्टम है जो एक ऑडियो प्लेयर जैसा दिखता है, जिसके शीर्ष पर गेम कार्ट्रिज डालने के लिए एक स्लॉट होता है। सेगा जेनेसिस के लिए मूल सोनिक द हेजहोग 23 जून 1991 को जारी किया गया था। 9. जिससे जेनेसिस की बिक्री में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। यासुहारा के नाका और ओशिमा में शामिल होने के बाद उनका ध्यान नायक पर केंद्रित हो गया, जिसके बारे में सेगा को उम्मीद थी कि वह उसका शुभंकर बन सकता है। 6. 20 से 33, 96 से 101 नायक शुरू में एक खरगोश था जो सुस्पष्ट कानों से वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम था, लेकिन यह अवधारणा हार्डवेयर के लिए बहुत जटिल साबित हुई। टीम उन जानवरों की ओर बढ़ी जो गेंद की तरह लुढ़क सकते थे और अंततः ओशिमा द्वारा निर्मित चैती हेजहोग सोनिक पर रुके। 1-3 नाका के प्रोटोटाइप को ओशिमा के चरित्र डिजाइन और यासुहारा द्वारा परिकल्पित स्तरों के साथ विस्तारित किया गया था। 7 सोनिक का रंग सेगा के कोबाल्ट नीले लोगों से मेल खाने के लिए चुना गया था और उसके लाल और सफेद जूते माइकल जैक्सन के 1987 एल्बम बैड के कवर से प्रेरित थे। 10 उनका व्यक्तित्व अरकांसस के तत्कालीन गवर्नर बिल क्लिंटन के कर सकते हैं रवैये पर आधारित था। 11, 12, 13 प्रतिपक्षी डॉक्टर एगमैन एक अन्य चरित्र था जिसे ओशिमा ने प्रतियोगिता के लिए डिजाइन किया था। टीम ने सोचा कि छोड़ दिया गया डिजाइन उत्कृष्ट था और इसे खलनायक के रूप में पुनः डिजाइन किया गया। 14 गेम की रिलीज के लिए टीम ने सोनिक टीम का नाम लिया। 15 सोनिक की पहली उपस्थिति सेगा AM3 के रेसिंग गेम रेड मोबाइल 1991 में सोनिक द हेजहोग की रिलीज से 5 महीने पहले ड्राइवर के रियरव्यू मिरर से लटके एक आभूषण के रूप में आई थी। सोनिक डेवलपर्स ने AM3 को सोनिक का उपयोग करने दिया क्योंकि वे उसे जनता के सामने लाने में रुचि रखते थे। 16 टोक्यो में जापानी और अमेरिकी सेगा कार्यालयों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले मार्क सेर्नी के अनुसार अमेरिकी कर्मचारियों को लगा कि सोनिक के पास कोई अपील नहीं है। 17 हालांकि कार्च को यकीन था कि सोनिक अमेरिकी बच्चों के बीच लोकप्रिय नहीं होगा। 18 19 कलिंस्के ने जेनेसिस के साथ पैक इन गेम के रूप में सोनिक द हेजहोग को रखने की व्यवस्था की। 18 20 तेज गेम प्ले के साथ सोनिक द हेजहोग को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 21 22 इसने उत्तरी अमेरिका में सेगा जेनेसिस की लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया। 23 सेगा को निंटेंडो के मुकाबले 65% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। 11 1991 से 1995 जेनेसिस सीक्वेल हिरोकाजु यासुहारा की तस्वीर। हिरोकाजु यासुहारा 2018 में चित्रित ने अधिकांश जेनेसिस सोनिक गेम डिजाइन किए हैं। नाका सेगा में अपने इलाज से असंतुष्ट था और उसे लगा कि सफलता में उसकी भागीदारी के लिए उसे बहुत कम श्रेय मिला। उन्होंने नौकरी छोड़ दी लेकिन सेर्नी ने उन्हें उच्च वेतन और अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ अमेरिका स्थित सेगा टेक्निकल इंस्टीट्यूट STI में काम पर रख लिया। यासुहारा भी STI में चले गए। 24-23 STI ने नवंबर 1991 में सोनिक द हेजहोग 2 1992 पर काम शुरू किया। 24 स्तर के कलाकार यासुशी यामागुची ने सोनिक की नई साइडकिक टेल्स पौराणिक कित्स्यून से प्रेरित एक उड़ने वाली 2 पूंछ वाली लोमड़ी को डिजाइन किया। 3 अपने पूर्ववर्ती की तरह सोनिक द हेजहोग 2 एक बड़ी सफलता थी, लेकिन इसका विकास जापानी और अमेरिकी डेवलपर्स के बीच भाषा बाधा और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण प्रभावित हुआ। 25 जबकि STI ने सोनिक 2 विकसित किया, ओशिमा ने जेनेसिस की CD-ROM एक्सेसरी सेगा CD के लिए सोनिक CD बनाने के लिए जापान में एक टीम का नेतृत्व किया। यह पहले गेम के एक पोर्ट के रूप में शुरू हुआ लेकिन एक अलग प्रोजेक्ट के रूप में विकसित हुआ। 26 एक बार जब सोनिक 2 पर विकास समाप्त हो गया तो सेर्नी चला गया और उसकी जगह रोजर हेक्टर ने ले ली। STI 2 टीमों में विभाजित है, नाका के नेतृत्व में जापानी डेवलपर्स और अमेरिकी डेवलपर्स। 25 जापानियों ने सोनिक द हेजहोग 3 पर काम शुरू किया। 27
शुरुआत में इसे सेगा वर्चुआ प्रोसेसर चिप का उपयोग करके एक आइसोमेट्रिक गेम के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन चिप में देरी के बाद इसे अधिक पारंपरिक साइड स्क्रॉलिंग गेम के रूप में फिर से शुरू किया गया। 5. इसने कलाकार ताकाशी थॉमस युडा द्वारा निर्मित सोनिक के प्रतिद्वंद्वी नक्कल्स को पेश किया। 6. 51. 233 मैकडॉनल्ड्स और कारतूस के आकार की बाधाओं के साथ आसन्न प्रचार के कारण परियोजना को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहली छमाही सोनिक 3 फरवरी 1994 में जारी की गई थी और दूसरी सोनिक एंड नक्कल्स कुछ महीनों में जारी की गई थी। बाद में 28 सोनिक एंड नक्कल्स कार्ट्रिज में एक एडाप्टर होता है जो खिलाड़ियों को इसे सोनिक 3 से कनेक्ट करने की अनुमति देता है, जिससे एक संयुक्त गेम सोनिक 3 और नक्कल्स बनता है। 29 सोनिक 3 और सोनिक एंड नक्कल्स अपने पूर्ववर्तियों की तरह प्रशंसित थे। 30, 31, 32 1993 की छुट्टियों की खरीदारी के मौसम के लिए समय पर एक सोनिक गेम जारी करने के लिए सेगा ने अमेरिकी टीम को एक नया गेम स्पिनफ सोनिक स्पिनबॉल बनाने के लिए नियुक्त किया। 33 जबकि स्पिनबॉल को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, इसकी अच्छी बिक्री हुई और इसके डेवलपर्स की प्रतिष्ठा बनाने में मदद मिली। 24 सेगा के 8-बिट कंसोल, मास्टर सिस्टम और हैंडहेल्ड गेम गियर के लिए कई सोनिक गेम विकसित किए गए थे। पहला मूल सोनिक का 8-बिट संस्करण गेम गियर को बढ़ावा देने के लिए एंशिएंट द्वारा विकसित किया गया था और दिसंबर 1991 में जारी किया गया था। 34 एस्पेक्ट कंपनी ने बाद के अधिकांश 8-बिट सोनिक गेम विकसित किए, जिसकी शुरुआत एक संस्करण के साथ हुई सोनिक 2। 35 इस अवधि के दौरान जारी किए गए अन्य सोनिक गेम्स में डॉ रोबोटनिक की मीन बीन मशीन 1993, जापानी पहेली गेम पुयो पुयो 1991 का पश्चिमी स्थानीयकरण। 36 सेगासोनिक द हेजहोग 1993 आइसोमेट्रिक विशेषता वाला एक आर्केड गेम शामिल है। गेम प्ले 37 और नक्कल्स चाओटिक्स 1995 नक्कल्स अभिनीत जेनेसिस के 32 एक्स एंड का स्पिनफ। 38 1995 से 1998 शनि युग एक जापानी सेगा सैटर्न कंसोल। यह एक ग्रे सिस्टम है जो डीवीडी प्लेयर जैसा दिखता है। संलग्न एक ग्रे नियंत्रक है जिसके बाईं ओर गहरे भूरे रंग का डी-पैड और 6 बटन हैं। ए, बी और सी लेबल वाले 3 बड़े काले और एक्स, वाई और जेड लेबल वाले 3 छोटे नीले बटन। सैटर्न के लिए कुछ सोनिक गेम जारी किए गए। सोनिक एक्सट्रीम को रद्द करना शनि की व्यावसायिक विफलता का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। सोनिक एंड नक्कल्स के बाद नाका जापान लौट आए, उन्हें एक निर्माता के रूप में भूमिका की पेशकश की गई। 15 वह ओहशिमा के साथ फिर से जुड़ गया और अपने साथ ताकाशी इजुका को ले आया। 39 जिसने एसटीआई में नाका की टीम के साथ काम किया था। 27 सोनिक टीम को आधिकारिक तौर पर एक ब्रांड के रूप में गठित किया गया था। 40 41 और सेगा के 32-बिट सैटर्न कंसोल के लिए एक नई बौद्धिक संपदा। 15 नाइट्स इनटू ड्रीम्स 1996 पर काम करना शुरू किया। 42 1996 में जेनेसिस के जीवनचक्र के अंत में सेगा ने सोनिक 3D ब्लास्ट जारी किया, जो मूल सोनिक 3 अवधारणा पर आधारित एक आइसोमेट्रिक गेम था। 43 क्योंकि सिस्टम में अभी भी एक बड़ा इंस्टॉल बेस था। 44 यह जेनेसिस के लिए निर्मित अंतिम सोनिक गेम था। 45 और इसे सिस्टम के लिए एक हंस गीत के रूप में विकसित किया गया था। 46 चूंकि सोनिक टीम नाइट्स में व्यस्त थी, इसलिए 3D ब्लास्ट को ब्रिटिश स्टूडियो ट्रैवेलर्स टेल्स को आउटसोर्स किया गया था। 42 जबकि 3D ब्लास्ट अच्छी तरह से बिका। 44 47 इसके गेम प्ले, नियंत्रण और धीमी गति के लिए इसकी आलोचना की गई। 48 49 50 इस बीच अमेरिका में एसटीआई ने सोनिक एक्सट्रीम पर काम किया, जो कि सैटर्न के लिए एक 3D सोनिक गेम है, जिसका उद्देश्य 1996 की छुट्टियों की खरीदारी के मौसम के लिए था। अमेरिका और जापान के सेगा के बीच विवादों, नाका द्वारा एसटीआई को नाइट्स गेम इंजन का उपयोग करने से मना करने और श्रृंखला को 3D में अनुकूलित करने में समस्याओं के कारण विकास बाधित हुआ। 2 प्रमुख डेवलपर्स के बीमार हो जाने के बाद एक्सट्रीम को रद्द कर दिया गया। 51 52 पत्रकारों और प्रशंसकों ने अनुमान लगाया है कि अगर एक्सट्रीम रिलीज हुई तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। 51 53 54 निर्माता माइक वालिस का मानना है कि यह निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धी होगी 3D मारियो गेम सुपर मारियो 64 1996। 52 एक्सट्रीम के रद्द होने के कारण
सेगा ने सोनिक टीम द्वारा विकसित अद्यतन ग्राफिक्स और बोनस स्तरों के साथ सोनिक 3D ब्लास्ट को सैटर्न में पोर्ट किया। 55, 56, 57, 58। 1997 में सेगा ने प्रोजेक्ट सोनिक की घोषणा की, जो एक प्रचार अभियान था जिसका उद्देश्य सोनिक ब्रांड के लिए बाजार में जागरूकता बढ़ाना और उत्साह को नवीनीकृत करना था। पहला प्रोजेक्ट सोनिक रिलीज सोनिक जैम था, जो मुख्य जेनेसिस सोनिक गेम्स का संकलन था। 59, जिसमें एक 3D ओवरवर्ल्ड सोनिक टीम शामिल थी जो 3D सोनिक गेम प्ले के साथ प्रयोग करती थी। 60, सोनिक टीम और ट्रैवेलर्स टेल्स ने दूसरे प्रोजेक्ट सोनिक गेम सोनिक आर। 61, एक 3D रेसिंग गेम और सैटर्न के लिए एकमात्र मूल सोनिक गेम पर फिर से सहयोग किया। 62, 63, यासुहारा सोनिक आर के विकास में सहायता के लिए लंदन चले गए। 8, सोनिक जैम को खूब सराहा गया। 64, 65, जबकि सोनिक आर की समीक्षाएं अधिक विभाजित थीं। 66, 67, सोनिक एक्सट्रीम का रद्द होना, साथ ही सैटर्न में सोनिक गेम्स की सामान्य कमी, सैटर्न की व्यावसायिक विफलता में महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। 62, 68, रेट्रो गेमर के निक थोर्प के अनुसार 1997 के मध्य तक सोनिक अनिवार्य रूप से पृष्ठभूमि में चला गया था। यह देखना आश्चर्यजनक था कि अपनी शुरुआत के सिर्फ 6 साल बाद सोनिक पहले से ही रेट्रो था। 69, 1998 से 2005, 3D में परिवर्तन। एक ड्रीमकास्ट यह एक सफेद प्रणाली है जिसके शीर्ष पर एक डिस्क ड्राइव और एक नियंत्रक के साथ एक डिस्प्ले स्क्रीन जुड़ी हुई है। सोनिक एडवेंचर, पहला प्रमुख 3D सोनिक गेम, 1998 में ड्रीमकास्ट के लिए जारी किया गया था। अपने सोनिक जैम प्रयोगों के साथ सोनिक टीम ने शनि के लिए एक 3D सोनिक प्लेटफॉर्मर विकसित करना शुरू किया। यह परियोजना कहानी कहने पर जोर देने के साथ एक सोनिक रोल प्लेइंग वीडियो गेम RPG विकसित करने के इजुका के प्रस्ताव से उपजी है। विकास सेगा के नए कंसोल ड्रीमकास्ट में चला गया, जिसके बारे में नाका का मानना था कि यह अंतिम सोनिक गेम के लिए अनुमति देगा। 6, 65 से 67, सोनिक एडवेंचर, इजुका द्वारा निर्देशित और 1998 में रिलीज। 70, पहली छठी पीढ़ी के वीडियो गेम में से एक था। 71, इसमें ऐसे तत्व पेश किए गए जो श्रृंखला के प्रमुख बन गए। 72, 73, जैसे कलाकार यूजी उकावा के कॉमिक्स और एनिमेशन से प्रभावित नए चरित्र डिजाइन। 72, 1999 में इजुका और सोनिक टीम के 11 अन्य सदस्य सैन फ्रांसिस्को में स्थानांतरित हो गए और अधिक कार्रवाई उन्मुख सोनिक एडवेंचर 2, 2001 विकसित करने के लिए सोनिक टीम USA की स्थापना की। 15, 74, रिलीज के बीच ओशिमा ने कार्टून बनाने के लिए सेगा छोड़ दिया। 75, जबकि दोनों एडवेंचर गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। 70, और पहले गेम की 20 लाख से अधिक प्रतियां बिकीं। 76, ड्रीमकास्ट में उपभोक्ताओं की रुचि तेजी से कम हो गई और कम कीमतों और नकद छूट के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के सेगा के प्रयासों के कारण वित्तीय घाटा बढ़ गया। 77, सोनिक टीम के महाप्रबंधक बन गए। 132, सोनिक टीम ने 2005 में सोनिक अनलीशेड 2008 पर काम करना शुरू किया। 133, इसकी कल्पना एडवेंचर 2 की अगली कड़ी के रूप में की गई थी, लेकिन सोनिक टीम द्वारा इसे एडवेंचर गेम से अलग करने के लिए नवाचार पेश करने के बाद यह एक स्टैंडअलोन प्रविष्टि बन गई। 134, अनलीशेड के साथ सोनिक टीम ने 2D और 3D सोनिक गेम के सर्वोत्तम पहलुओं को संयोजित करने और पिछली 3D प्रविष्टियों की आलोचनाओं को संबोधित करने की कोशिश की। 135, 136, हालांकि बीट एम अप गेम मोड को जोड़ने के कारण समीक्षाएं मिश्रित थीं, जिसमें सोनिक एक वेयरवोल्फ जैसे जानवर में बदल जाता है। 137, 2010 में निशियामा को पदोन्नत किए जाने के बाद 132, इजुका को सोनिक टीम के प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया था। 138, 139, और वह सोनिक निर्माता बन गए। 70, 2010 से 2015 पुनः ध्यान केंद्रित करना। ताकाशी इजुका की तस्वीर। ताकाशी इजुका, जिन्होंने पहले 3D सोनिक गेम्स का निर्देशन किया था, 2010 से सोनिक टीम के प्रमुख और सोनिक के निर्माता हैं। इजुका को लगा कि सोनिक संघर्ष कर रहा है क्योंकि इसमें एकीकृत दिशा का अभाव है। 70, इसलिए सोनिक टीम ने अधिक पारंपरिक साइड स्क्रॉलिंग तत्वों और तेज गति वाले गेम प्ले पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। 140, सोनिक द हेजहोग 4, सोनिक टीम और डिम्स द्वारा सहविकसित सोनिक एंड नक्कल्स का एक साइड स्क्रॉलिंग एपिसोडिक सीक्वल है। 141, 142, 2010 में एपिसोड आई के साथ शुरू हुआ। 143, इसके बाद 2012 में एपिसोड 2 आया। 144, बाद में 2010 में
सेगा ने वी और डीएस के लिए सोनिक कलर्स जारी किया, जिसने अनलीशेड के अच्छी तरह से प्राप्त पहलुओं पर विस्तार किया और विस्प पावर अप पेश किया। 145 2011 में श्रृंखला की 20वीं वर्षगांठ के लिए सेगा ने एक्सबॉक्स 360, प्लेस्टेशन 3 और विंडोज के लिए सोनिक जनरेशन जारी किया। 146 147 निंटेंडो 3DS के लिए डिम्स द्वारा एक अलग संस्करण विकसित किया गया था। 148 149 सोनिक जनरेशन ने पिछले सोनिक गेम्स के स्तरों के पुनर्कल्पित संस्करणों को प्रदर्शित किया और जेनेसिस युग के क्लासिक सोनिक डिजाइन को फिर से प्रस्तुत किया। 146 149 इन प्रयासों को बेहतर प्रतिक्रिया मिली, खासकर सोनिक 06 और अनलीशेड की तुलना में। 140 मई 2013 में निंटेंडो ने घोषणा की कि वह अपने वी यू और 3DS प्लेटफार्मों के लिए सोनिक गेम बनाने के लिए सेगा के साथ सहयोग कर रहा है। 150 साझेदारी में पहला गेम 2013 का सोनिक लॉस्ट वर्ल्ड। 150 8वीं पीढ़ी के हार्डवेयर के लिए पहला सोनिक गेम भी था। 151 सोनिक लॉस्ट वर्ल्ड को गति और डिजाइन में सुव्यवस्थित और तरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। 152 इसमें निंटेंडो के सुपर मारियो गैलेक्सी गेम्स और रद्द किए गए एक्सट्रीम से तत्व उधार लिए गए थे। 153 दूसरा था वी यू के लिए सोची 2014 ओलंपिक शीतकालीन खेलों। 2013 में मारियो एंड सोनिक, चौथा मारियो एंड सोनिक गेम और 2014 शीतकालीन ओलंपिक टाई इन क्रॉसओवर अनुभाग देखें। 150 यह सौदा 2014 में वी यू के लिए सोनिक बूम, राइज ऑफ लिरिक और 3DS के लिए सोनिक बूम शैटर्ड क्रिस्टल की रिलीज के साथ पूरा हुआ। ये गेम सोनिक बूम टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित थे। 140 154 सोनिक लॉस्ट वर्ल्ड ने आलोचकों का ध्रुवीकरण किया। 155 जबकि आलोचकों ने सोची 2014 ओलंपिक शीतकालीन खेलों में मारियो और सोनिक को औसत दर्जे का पाया। 156 और सोनिक बूम खेलों की आलोचना की। 140 सोनिक बूम फायर एंड आइस एक शैटर्ड क्रिस्टल सीक्वल 2016 में रिलीज हुई थी। 157 सेगा ने मोबाइल फोन के लिए अधिक सोनिक गेम जारी करना शुरू किया। 140 जैसे कि iOS और एंड्रॉयड डिवाइस। ऑस्ट्रेलियाई प्रोग्रामर क्रिश्चियन टैक्समैन व्हाइटहेड ने 2011 में आधुनिक कंसोल के लिए सोनिक सीडी का एक संस्करण विकसित करने के बाद उन्होंने iOS और एंड्रॉयड के लिए मूल सोनिक द हेजहोग और सोनिक द हेजहोग 2 के रीमेक विकसित करने के लिए साथ ही सोनिक प्रशंसक साइमन स्टील्थ थॉमली के साथ सहयोग किया, जो 2013 में जारी किए गए थे। 158 रीमास्टर्स को व्हाइटहेड के रेट्रो इंजन का उपयोग करके विकसित किया गया था, जो 2D परियोजनाओं के लिए तैयार किया गया इंजन था। 158 और इसे प्रशंसा मिली। 159 160 सोनिक डैश 2013 एक टेम्पल रन शैली का अंतहीन धावक। 161 हार्डलाइट द्वारा विकसित किया गया था। 162 और 2020 तक 350 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया। 163 और इसमें सोनिक बूम थीम वाला सीक्वल प्राप्त हुआ। 2015 164 सोनिक टीम ने 2015 में मोबाइल उपकरणों के लिए अपना पहला गेम सोनिक रनर्स जारी किया। 165 सोनिक रनर्स भी एक अंतहीन धावक था। 165 लेकिन असफल रहा। 166 और रिलीज के एक साल बाद इसे बंद कर दिया गया। 167 गेमलोफ्ट ने 2017 में एक सीक्वल सोनिक रनर्स एडवेंचर जारी किया, जिसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 168 169 अधिकांश सहायक कलाकारों को जेनेसिस और इसके एंड के सफल खेलों में पेश किया गया था। सोनिक 2 ने सोनिक के साथी माइल्स टेल्स प्रोवर को पेश किया, एक लोमड़ी जो अपनी 2 पूंछों का उपयोग करके उड़ सकती है। 210 सोनिक सीडी ने एमी रोज एक गुलाबी हेजहोग और सोनिक की स्वघोषित प्रेमिका और मेटल सोनिक एगमैन द्वारा बनाई गई सोनिक की एक रोबोटिक हमशक्ल को पेश किया। 211 सोनिक 3 ने सोनिक के प्रतिद्वंद्वी नक्कल्स एक लाल इकिडना और मास्टर एमराल्ड के संरक्षक का परिचय दिया। 212 सोनिक एंड नकल्स में पेश किया गया मास्टर एमराल्ड 213 कैओस एमराल्ड्स की शक्ति को नियंत्रित करता है। 203 नक्कल्स चाउटिक्स ने चाउटिक्स की शुरुआत की, एक समूह जिसमें वेक्टर मगरमच्छ, एस्पियो गिरगिट और चार्मी भी शामिल थे। 214 इस अवधि के दौरान पेश किए गए 3 पात्र सेगासोनिक द हेजहोग से माइटी द आर्माडिलो और रे द फ्लाइंग स्क्विरेल और सोनिक ट्रिपल ट्रबल 1994 से फैंग द स्नाइपर गुमनामी में चले गए। 37 215 लेकिन फिर से प्रमुख पात्र बन गए।
सोनिक मेनिया और सुपरस्टार 216 सोनिक एडवेंचर के विकास के दौरान सोनिक टीम ने पाया कि अपेक्षाकृत सरल चरित्र डिजाइन 3D वातावरण के अनुरूप नहीं थे। पात्रों के अनुपात को बदलने और उन्हें पश्चिमी दर्शकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए कला शैली का आधुनिकीकरण किया गया। बेहतर सोनिक एडवेंचर के बाद से श्रृंखला के कलाकारों का विस्तार हुआ है। 195 उल्लेखनीय पात्रों में बिग 217 एक बड़ी बिल्ली शामिल है जो अपने पालतू मेंढक फ्रॉगी के लिए मछली पकड़ती है। 218 219 रोबोटों की E-100 श्रृंखला। 220 छाया एक चिंतित काली हेजहोग। 217 रूज खजाने की खोज करने वाला चमगादड़। 221 ब्लेज एक वैकल्पिक आयाम से एक बिल्ली। 222 और सिल्वर भविष्य का एक टेलीकिनेटिक हेजहोग। 217 चाओ जीव डिजिटल पालतू जानवर और छोटे गेम प्ले तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। 223 और विस्प जीव पावरअप के रूप में कार्य करते हैं। 224 सेगा के 1984 आर्केड गेम का नीला पक्षी फ्लिक कई सोनिक गेम्स में दिखाई देता है, विशेष रूप से 3D ब्लास्ट में। 225 कुछ सोनिक पात्रों को स्पिम्फ गेम्स में दिखाया गया है। एगमैन डॉ रोबोटनिक की मीन बीन मशीन का विशेष पात्र है जो पुयो पुयो का पश्चिमी स्थानीयकरण है। सेगा ने पुयो पुयो पात्रों को सोनिक पात्रों से बदल दिया क्योंकि उसे डर था कि पुयो पुयो पश्चिमी दर्शकों के बीच लोकप्रिय नहीं होगा। 226 1995 में सेगा ने 32 एक्स के लिए नक्कल्स स्पिन ऑफ नक्कल्स चाउटिक्स जारी किया। 38 और गेम गियर के लिए 2 टेल्स स्पिन्फ, टेल्स स्काई पेट्रोल एक स्क्रॉलिंग शूटर और टेल्स एडवेंचर एक मेट्रोइडवानिया गेम। 227 228 शैडो द हेजहोग 2005 को शैडो चरित्र की लोकप्रियता के जवाब में और फ्रेंचाइजी में गन एक्शन गेम प्ले पेश करने के लिए विकसित किया गया था। 229 इजुका ने कहा है कि भविष्य के स्पिन्फ जैसे नक्कल्स चाउटिक्स और शैडो द हेजहोग या बिग द कैट गेम की अगली कड़ी संभावनाएं बनी हुई हैं। 231 गेम प्ले सोनिक और टेल्स एक लूप और एक कॉर्कस्क्रू के चारों ओर चलते हैं और सोनिक द हेजहोग 2 के पहले स्तर में एमराल्ड हिल नामक एक घास वाले क्षेत्र में छल्ले इकट्ठा करते हैं। रूफटॉप रन नामक यूरोपीय थीम वाली दुनिया सोनिक अनलीशेड के स्तरों में से एक में शहर की सड़कों के माध्यम से ध्वनि विस्फोट। सोनिक द हेजहोग 2 1992 और सोनिक अनलीशेड 2008 में गेम प्ले के उदाहरण क्रमशः 2D और 3D सोनिक गेम्स के कुछ मुख्य गेम मैकेनिक्स को दर्शाते हैं। सोनिक श्रृंखला की विशेषता गति आधारित प्लेटफॉर्मिंग गेम प्ले है। 195 खिलाड़ी के चरित्र को नियंत्रित करते हुए खिलाड़ी प्लेटफार्मों के बीच कूदते हुए दुश्मनों और मालिकों से लड़ते हुए और बाधाओं से बचते हुए उच्च गति से स्तरों की एक श्रृंखला को पार करता है। 195 232 श्रृंखला में 2D और 3D दोनों गेम शामिल हैं। 233 2D प्रविष्टियों में आमतौर पर सरल पिनबॉल जैसी गेम प्ले की सुविधा होती है। 232 234 एक बटन द्वारा नियंत्रित कूद और हमले के साथ। 235 और शाखा स्तर के पथ जिन्हें गति बनाए रखने के लिए याद रखने की आवश्यकता होती है। 232 234 इस बीच 3D प्रविष्टियां डिजाइन में अधिक रैखिक होती हैं। 234 इसमें विभिन्न स्तर के उद्देश्य होते हैं। 236 अलग अलग मूव सेट होते हैं। 234 और खिलाड़ियों को खेलने योग्य चरित्र को अपग्रेड और अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है। 236 237 सोनिक अनलीशेड के बाद से गेम्स ने 2D और 3D गेम प्ले को मिश्रित कर दिया है, जिसमें कैमरा साइड स्क्रॉलिंग और तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के बीच बदलता रहता है। 145 238 सोनिक गेम्स का एक विशिष्ट गेम मैकेनिक सभी स्तरों पर फैले हुए संग्रहणीय सुनहरे छल्ले हैं। 239 जो स्वास्थ्य के रूप में कार्य करते हैं। 240 जिन खिलाड़ियों के पास अंगूठियां हैं वे क्षति होने पर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन अंगूठियां बिखरी हुई हैं और खिलाड़ी के पास उनमें से कुछ को गायब होने से पहले फिर से इकट्ठा करने के लिए बहुत कम समय है। 239 241 आमतौर पर 100 अंगूठियां एकत्रित करने पर खिलाड़ी को अतिरिक्त जीवन का पुरस्कार मिलता है। 236 241 कुछ खेलों में रिंगों के अन्य उपयोग भी हैं, जैसे सोनिक 06 में मुद्रा। 237
सोनिक अनलीशेड में स्वास्थ्य बार बहाल करना, 242 या सोनिक राइडर्स में आंकड़ों में सुधार। 243 सोनिक गेम के स्तरों में ढलान, अथाह गड्ढे और ऊर्ध्वाधर लूप जैसे तत्व शामिल होते हैं। 4. 210 स्प्रिंग्स, स्प्रिंगबोर्ड और डैश पैनल हर जगह बिखरे हुए हैं और खिलाड़ी को एक विशेष दिशा में उच्च गति पर ले जाते हैं। 244 स्तरों में खिलाड़ियों की प्रगति को चौकियों से गुजरने के माध्यम से बचाया जाता है। 245 चेकअप पॉइंट विभिन्न खेलों में अन्य उपयोग प्रदान करते हैं, जैसे बोनस चरणों में प्रवेश करना। 241 कुछ सेटिंग्स, विशेष रूप से ग्रीन हिल जोन, पूरी श्रृंखला में दोहराई जाती हैं। 246 श्रृंखला में कई पावर अप शामिल हैं, जो सभी स्तरों पर दिखाई देने वाले बक्सों में रखे गए हैं। 247 एक आइकन इंगित करता है कि इसमें क्या है और खिलाड़ी बॉक्स को नष्ट करके आइटम को छोड़ देता है। 248 बक्सों में सामान्य वस्तुओं में अंगूठियां, एक ढाल, अजेता, उच्च गति और अतिरिक्त जीवन शामिल है। 76 248 सोनिक कलर्स ने विस्प्स का परिचय दिया है, जो अलौकिक प्राणियों की एक प्रजाति है जो पावरअप के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक विस्प की उसके रंग के अनुरूप अपनी विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, पीले विस्प्स खिलाड़ियों को भूमिगत ड्रिलिंग करने और अन्यथा दुर्गम क्षेत्रों को खोजने की अनुमति देते हैं। 249 सोनिक रश के बाद से अधिकांश सोनिक खेलों में बूस्टिंग की सुविधा दी गई है, एक मैकेनिक जो सक्रिय होने पर सोनिक को तुरंत शीर्ष गति से आगे बढ़ाता है। 250 बूस्ट करते समय सोनिक वस्तुओं को तोड़ सकता है, दुश्मनों को तुरंत नष्ट कर सकता है या विभिन्न स्तर के पथों तक पहुंच सकता है। 251 इसके लिए खिलाड़ियों को आने वाली बाधाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है। 250 सोनिक अनलीशेड ने खिलाड़ियों को गति बनाए रखने की अनुमति देने के लिए साइड स्टेपिंग और ड्रिफ्टिंग युद्धाभ्यास की शुरुआत की। 251 बूस्टिंग एक गेज द्वारा सीमित है, जिसे खिलाड़ी रिंग या विस्प से भर सकता है। 250 अधिकांश सोनिक गेम्स में लक्ष्य एकत्रित करना होता है। कैओस पन्ना। 202 252 एगमैन को हराने और गेम का अच्छा अंत हासिल करने के लिए खिलाड़ी को उन सभी को इकट्ठा करना आवश्यक है। 202 253 सोनिक गेम जिनमें कैओस एमराल्ड्स की सुविधा नहीं है, जैसे कि सोनिक सीडी, अलग अलग संग्रहणीय वस्तुओं की सुविधा देते हैं जो अन्यथा समान कार्य करते हैं। 254 214 खिलाड़ी पोर्टल में प्रवेश करके, 253 50 रिंगों का उपयोग करके पोर्टल खोलकर, 255 या स्तरों के भीतर ही उन्हें खोजकर एमराल्ड्स ढूंढते हैं। 256 कभी कभी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पन्ने अपने आप एकत्र हो जाते हैं। 257 258 पन्ना इकट्ठा करके खिलाड़ियों को उनके पात्रों के सुपर रूप से पुरस्कृत किया जाता है और वे एक चरण में 50 अंगूठियां इकट्ठा करके इसे सक्रिय कर सकते हैं। सुपर ट्रांसफॉर्मेशन खिलाड़ी के चरित्र को अधिक गति, लंबी छलांग और अजेता प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी रिंग संख्या दूसरे से कम हो जाती है। परिवर्तन तब तक चलता है जब तक सभी छल्लों का उपयोग नहीं हो जाता। 259 260 कुछ खेलों में खिलाड़ी को अंतिम बॉस तक पहुंचने के लिए सभी अराजकता पन्ने इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। 261 262 सोनिक गेम अक्सर बुनियादी गेम प्ले साझा करते हैं, लेकिन कुछ में गेम मैकेनिक्स होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। उदाहरण के लिए, नक्कल्स चाउटिक्स श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के समान है, लेकिन एक भागीदार प्रणाली का परिचय देता है जिसके तहत खिलाड़ी एक तार के माध्यम से दूसरे चरित्र से जुड़ा होता है। टेदर एक रबर बैंड की तरह व्यवहार करता है और इसका उपयोग पात्रों को संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए। 214 सोनिक अनलीशेड ने वेयरहॉग पेश किया है, जो एक बीट एम अप गेम प्ले शैली है जिसमें सोनिक एक वेयरवोल्फ जैसे जानवर में बदल जाता है और उसे क्रूर ताकत का उपयोग करके दुश्मनों से लड़ना होता है। 263 दोनों सोनिक स्टोरीबुक गेम्स में अद्वितीय अवधारणाएं हैं। सीक्रेट रिंग्स को विशेष रूप से वी रिमोट के मोशन डिटेक्शन का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। 264 जिसमें ब्लैक नाइट है और स्लैश गेम प्ले को शामिल करता है। 265 जबकि कुछ खेलों में सोनिक को एकमात्र बजाने योग्य चरित्र के रूप में दिखाया गया है। 264 266 अन्य में कई को दिखाया गया है जिनके पास वैकल्पिक चाल और कहानी है। 140 267 उदाहरण के लिए, सोनिक एंड नक्कल्स में नक्कल्स सोनिक के समान स्तरों से गुजरता है, लेकिन उसकी कहानी अलग है।
वह स्तरों के विभिन्न हिस्सों की खोज करता है और कुछ क्षेत्र अधिक कठिन हैं। 268 कई सोनिक गेम्स में मल्टीप्लेयर और सहयोगी गेम प्ले शामिल है, जिसकी शुरुआत सोनिक द हेजहोग 2 से होती है। 214 269 कुछ खेलों में यदि खिलाड़ी सोनिक और टेल्स को एक साथ नियंत्रित करना चुनता है, तो एक दूसरा खिलाड़ी किसी भी समय शामिल हो सकता है और टेल्स को अलग से नियंत्रित कर सकता है। 270 271 सोनिक गेम्स में एक स्प्लिट स्क्रीन प्रतिस्पर्धी मोड भी होता है, जिसमें दो खिलाड़ी मंच के अंत तक दौड़ लगाते हैं। 272 273 1992 में सेगा ने अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ABC से 2 टेलीविजन सीरीज, स्कूल के बाद के दर्शकों के लिए एक सिंडिकेटेड शो और सोनिक पर आधारित एक शनिवार सुबह कार्टून बनाने के लिए संपर्क किया। कलिंस्की ने मेटल में अपने कार्यकाल के दौरान देखा था कि हेमैन और मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स कार्टून श्रृंखला का लॉन्च टॉयलाइन की सफलता में कितना सहायक था, और उनका मानना था कि सोनिक का उपयोग करके सफलता को फिर से बनाया जा सकता है। 332 2 कार्टून, सिंडिकेटेड एडवेंचर्स ऑफ सोनिक द हेजहोग 1993 और ABC के सोनिक द हेजहोग 1993 से 1994 DIC एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किए गए थे। DIC ने सोनिक एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए 1996 में सोनिक क्रिसमस स्पेशल और 1999 में सोनिक अंडरग्राउंड का भी निर्माण किया। 333 334 DIC के सोनिक रूपांतरणों को आम तौर पर उच्च सम्मान नहीं दिया जाता है। 333 335 336 एडवेंचर्स ऑफ सोनिक द हेजहोग में रेन एंड स्टिम्पी के निर्देशक केंट बटरवर्थ द्वारा संचालित 65 एपिसोड शामिल हैं और इसमें लूनी ट्यून्स की शैली में फूहड़ हास्य शामिल है। 337 26 एपिसोड सोनिक द हेजहोग, आमतौर पर सोनिक सैटेम कहा जाता है। 334 में एक निराशाजनक सेटिंग है जिसमें एगमैन ने दुनिया पर विजय प्राप्त की है, जबकि सोनिक एक प्रतिरोध बल का सदस्य है जो उसका विरोध करता है। 337 श्रृंखला 2 सीजन के बाद रद्द कर दी गई। 334 सोनिक अंडरग्राउंड को 65 एपिसोड तक चलाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन केवल 40 का ही निर्माण किया गया। श्रृंखला सोनिक और उसके भाई बहन मैनिक और सोनिया का अनुसरण करती है, जो एगमैन से लड़ने और अपनी मां के साथ पुनर्मिलन के लिए संगीत की शक्ति का उपयोग करते हैं। 333 334 तीनों DIC श्रृंखला में सोनिक को फैमिली मैटर्स स्टार जलील वहाइट ने आवाज दी है। 333 जापान में सेगा और सोनिक टीम ने 2 भाग वाले मूल वीडियो एनिमेशन OVA का निर्माण करने के लिए स्टूडियो पियरोट के साथ सहयोग किया। सोनिक द हेजहोग 1996 में जापान में डायरेक्ट टू वीडियो जारी किया गया। 1999 में सोनिक एडवेंचर के पश्चिमी रिलीज के साथ मेल खाने के लिए 338 ADV फिल्म्स ने उत्तरी अमेरिका में OVA को 55 मिनट की फिल्म सोनिक द हेजहोग द मूवी के रूप में रिलीज किया। नाका और ओशिमा के इनपुट के साथ निर्मित OVA मोटे तौर पर सोनिक CD पर आधारित है, जिसमें सोनिक द हेजहोग 2 और 3 के तत्व शामिल हैं। 333 और एगमैन द्वारा लिए गए जनरेटर को विस्फोट करने और उनकी दुनिया को नष्ट करने से रोकने के लिए सोनिक के प्रयासों को याद करता है। 339 द AV क्लब के पैट्रिक ली ने कहा कि OVA परिचित दृश्यों और संगीत के साथ सोनिक गेम्स के रूप, ध्वनि और अनुभव को अनुकूलित करने वाला एकमात्र कार्टून था। 333 सोनिक एक्स TMS एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और नाका द्वारा देखरेख की जाने वाली एक एनीमे श्रृंखला 2003 से 2006 तक 3 सीजन 78 एपिसोड तक चली। 333 340 जबकि पिछली श्रृंखला के एपिसोड में स्वनिहित कथानक हैं। सोनिक एक्स एक एकल बताता है सिलसिलेवार कहानी। 333 एगमैन के साथ हाथापाई के दौरान सोनिक के कलाकार अपने गृह से पृथ्वी पर टेलीपोर्ट करते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक मानव लड़के क्रिस थार्नराइक से होती है। श्रृंखला के दौरान सोनिक और उसके दोस्त एगमैन से लड़ते हुए अपनी दुनिया में लौटने का प्रयास करते हैं। दूसरा सीजन सोनिक एडवेंचर गेम्स और सोनिक बैटल को अनुकूलित करता है, जबकि तीसरे सीजन में दोस्त क्रिस के साथ अपनी दुनिया में लौटते हैं, जहां वे बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं और एलियंस की सेना से लड़ते हैं। 333 340 कुछ आलोचकों ने सोनिक एक्स का आनंद लिया। 334 341 जबकि अन्य ने इसे नापसंद किया। 340 333 342 हालांकि इसे जापान में खराब रेटिंग का सामना करना पड़ा।
340, सोनिक एक्स अमेरिका और फ्रांस में अपने टाइम स्लॉट के लिए लगातार शीर्ष पर रहा। 343, 344, सोनिक बूम, सेगा और जेनाओ प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित एक एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला 345 का नवंबर 2014 में कार्टून नेटवर्क पर प्रीमियर हुआ। 346, इसमें सोनिक मिथोस पर एक व्यंग्यपूर्ण प्रस्तुति है। 334, और इसके लिए फ्रेंचाइजी के कलाकारों को फिर से डिजाइन किया गया था। 346, इजुका के अनुसार सोनिक बूम पश्चिमी दर्शकों को अधिक आकर्षित करने की इच्छा के रूप में सामने आया और यह मुख्य सोनिक फ्रेंचाइज के समानांतर चला। 347, सोनिक बूम 2 सीजन तक चला और आखिरी एपिसोड 2017 में प्रसारित हुआ। मई 2020 में सेगा ब्रांड अधिकारी इवो गेर्स्कोविच ने कहा कि सोनिक बूम का कोई और एपिसोड नहीं बनाया जाएगा। 348, सोनिक मेनिया प्लस 2018 की रिलीज को बढ़ावा देने के लिए एनिमेटेड शॉर्ट्स की 5 भाग श्रृंखला सोनिक मेनिया एडवेंचर्स 30 मार्च और 17 जुलाई 2018 के बीच सोनिक द हेजहोग यूट्यूब चैनल पर जारी की गई थी। श्रृंखला में सोनिक की अपनी वापसी को दर्शाया गया है। दुनिया सोनिक फोर्सेज की घटनाओं का अनुसरण करते हुए एगमैन और मेटल सोनिक को कैओस एमराल्ड्स और मास्टर एमराल्ड इकट्ठा करने से रोकने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करती है। 349, 350, एक अतिरिक्त क्रिसमस थीम वाला एपिसोड 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। 351, शॉर्ट्स टायसन हेसे द्वारा लिखे और निर्देशित किए गए थे, जिन्होंने सोनिक मेनिया का शुरुआती कटसीन बनाया था। 350, 352, हेसे ने तब से अन्य एनिमेटेड सोनिक लघु फिल्मों में योगदान दिया है, जिसमें 2 भाग वाली टीम सोनिक रेसिंग श्रृंखला और 2019 में अंतरिक्ष में क्रिसमस विशेष चाओ। 353, 354, 2 भाग वाली सोनिक कलर्स श्रृंखला शामिल है। 2021, 355, 2022 में एक सोनिक फ्रंटियर्स प्रीक्वल, 356 और 2023 में एक सोनिक सुपरस्टार प्रीक्वल। 357, सोनिक और टेल्स ओकेकियो में अतिथि कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। आइए अगस्त 2019 में हीरो बने। 358, सोनिक प्राइम, एक एनिमेटेड सोनिक श्रृंखला दिसंबर 2022 में नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होना शुरू हुई। श्रृंखला नेटफ्लिक्स एनिमेशन, सेगा ऑफ अमेरिका, वाइल्ड ब्रेन स्टूडियोज और मैन ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट द्वारा सहनिर्मित थी। 359, 360, 361 और इसके विपरीत पूर्व अनुकूलन, यह सोनिक गेम्स की घटनाओं के लिए कैनन है। 362, यह सोनिक का अनुसरण करता है क्योंकि एगमैन के साथ लड़ाई के दौरान गलती से एक कलाकृति को तोड़ने के बाद उसे मल्टीवर्स में भेजा जाता है और सोनिक पात्रों के वैकल्पिक ब्रह्मांड समकक्षों का सामना होता है। 363, शोगाकुकन ने 1992 में अपनी शोगाकु योनेंसी पत्रिका में सोनिक द हेजहोग मंगा श्रृंखला प्रकाशित की। केंजी टेराडा द्वारा लिखित और सांगो नोरिमोटो द्वारा चित्रित, यह निकी नाम के एक प्यारे लेकिन कायर युवा हेजहोग का अनुसरण करता है, जिसका अहंकारी वीर सोनिक है। 364, चरित्र कलाकार काजुयुकी होशिनो के अनुसार मंगा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आकर्षित करने के लिए सेगा की प्रचार रणनीति का हिस्सा था। 365, सोनिक डिजाइन टीम ने नए पात्रों को बनाने के लिए शोगाकुकन के साथ काम किया। एमी रोज और चार्मी बी की उत्पत्ति खेलों में आने से पहले मंगा में हुई थी। 37, 365, सबसे लंबे समय तक चलने वाला सोनिक आधारित प्रकाशन 290 अंक वाला सोनिक द हेजहोग है, जो आर्ची कॉमिक्स द्वारा 1993 से 2017 में रद्द होने तक प्रकाशित एक अमेरिकी कॉमिक बुक है। 366, आर्ची ने कई स्पिन-ऑफ भी प्रकाशित किए, जैसे नक्कल्स द इकिडना 1997 से 2000 और सोनिक यूनिवर्स 2009 से 2017। आर्ची की कॉमिक का आधार सोनिक द हेजहोग टेलीविजन श्रृंखला है, जिसमें सोनिक और एक प्रतिरोध बल तानाशाह एगमैन से लड़ते हैं। 366, मूल रूप से एक सीधी हल्की फुल्की एक्शन कॉमेडी के रूप में लिखी गई, सोनिक द हेजहोग केन पेंडर्स द्वारा अंक 11 के साथ इसे लिखना शुरू करने के बाद और अधिक नाटकीय हो गई। 367, पेंडर्स निम्नलिखित 150 अंकों के लिए मुख्य लेखक बने रहे और उन्होंने श्रृंखला के लिए अद्वितीय एक विस्तृत विद्या विकसित की। इयान फ्लिन 2006 में मुख्य लेखक बने और श्रृंखला के रद्द होने तक बने रहे। 367, उनके द्वारा बनाए गए पात्रों के स्वामित्व को लेकर पेंडर्स के साथ कानूनी लड़ाई के बाद 2013 में श्रृंखला को फिर से शुरू किया गया। 367, 368, केवल उन पात्रों को छोड़ दिया गया जो खेलों में पेश किए गए थे या जो पेंडर्स के चलने से पहले के थे। 367,
2008 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आर्ची की सोनिक द हेजहोग को वीडियो गेम पर आधारित सबसे लंबे समय तक चलने वाली कॉमिक के रूप में मान्यता दी, 369, और 2016 तक यह बाजार में सबसे लंबे समय तक चलने वाली अमेरिकी कॉमिक्स में से एक थी। जबकि आर्ची ने 290 से कम 4 अंक प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। जनवरी 2017 में श्रृंखला अचानक बंद हो गई, 367, और जुलाई में सेगा ने घोषणा की कि वह IDW पब्लिशिंग के साथ एक नई साझेदारी के पक्ष में आर्ची के साथ अपने व्यापारिक संबंध समाप्त कर रहा है। 366 IDW की सोनिक कॉमिक अप्रैल 2018 में शुरू हुई। हालांकि फ्लिन जैसी आर्ची श्रृंखला की रचनात्मक टीमें वापस आ गईं, IDW श्रृंखला एक अलग निरंतरता में सेट है। फ्लिन ने कहा कि IDW श्रृंखला आर्ची कॉमिक से अलग है क्योंकि यह कहानियों के लिए गेम से ली गई है, जिसमें पहली कहानी आर्क सोनिक फोर्सेस की घटनाओं के बाद सेट की गई है। 370 प्रशंसकों ने आर्ची श्रृंखला को अनौपचारिक रूप से जारी रखा, जिसमें अप्रकाशित मुद्दों को खत्म करना भी शामिल था, जबकि पेंडर्स उन पात्रों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने एक ग्राफिक उपन्यास द लारासू क्रॉनिकल्स के लिए स्वामित्व प्राप्त किया था। 368 सोनिक द कॉमिक फ्लीटवे पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित एक ब्रिटिश कॉमिक 1993 से 2002 तक 223 मुद्दों तक चली। योगदानकर्ताओं में रिचर्ड एल्सन, निगेल किचिंग, एंडी डिगल और निगेल डोबिन शामिल थे। इसमें समाचार और समीक्षा अनुभागों के अलावा बच्चों पर केंद्रित कहानियां शामिल थीं। हालांकि इसने खेलों की कहानियों को अनुकूलित किया, लेखकों ने अपनी स्वयं की विद्या स्थापित की। अंतिम कहानी आर्क 2000 में सोनिक एडवेंचर का एक ढीला रूपांतरण था, जिसके बाद 39 मुद्दों में पुरानी कहानियों को फिर से प्रकाशित किया गया। श्रृंखला के रद्द होने के बाद प्रशंसकों ने सोनिक द कॉमिक ऑनलाइन शुरू की, जो एक अनौपचारिक वेब कॉमिक है जो कहानियों को जारी रखती है। 371 लाइव एक्शन फिल्म फ्रेंचाइज। अगस्त 1994 में अमेरिका के सेगा ने सोनिक एक्सट्रीम के साथ जुड़कर एक लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्म बनाने के लिए मेट्रो-गोल्डविन-मेयर पिक्चर्स और ट्रिलॉजी एंटरटेनमेंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मई 1995 में पटकथा लेखक रिचर्ड जेफ्रीज ने सेगा के लिए एक उपचार सोनिक द हेजहोग वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पेश किया। इसमें सोनिक और एगमैन को सोनिक एक्सट्रीम से वास्तविक दुनिया में भागते देखा गया और सोनिक ने एगमैन को रोकने के लिए एक लड़के के साथ सहयोग किया। कोई समझौता नहीं हुआ और फिल्म रद्द कर दी गई। सेगा की अनुमति से जेफ्रीज ने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन को अपना इलाज पेश किया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। 332 सोनिक द हेजहोग 2020। 2013 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने सोनिक फिल्म अधिकार हासिल कर लिए। 372 जून 2014 में इसने सेगा के मार्जा एनिमेशन प्लैनेट के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में एक सोनिक फिल्म का निर्माण करने की योजना की घोषणा की। 373 नील एज मोरिच अपने मूल फिल्म बैनर के तहत ताकेशी इटो, मी ओनिशी और टोरू नकाहारा के साथ निर्माण से जुड़े थे। 373 फरवरी 2016 में सेगा के CEO हाजिमे सातोमी ने कहा कि फिल्म 2018 के लिए निर्धारित थी। 374 फिल्म को विकसित करने के लिए ब्लर स्टूडियो के टिम मिलर और जेफ फाउलर को अगले अक्टूबर में काम पर रखा गया था। फाउलर अपनी फीचर निर्देशन की शुरुआत करेंगे, जबकि दोनों कार्यकारी निर्माता होंगे। 375 अक्टूबर 2017 में सोनी द्वारा फिल्म को टर्नअराउंड में डालने के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स ने अधिकार हासिल कर लिए। हालांकि अधिकांश प्रोडक्शन टीम अपरिवर्तित रही। 376 और मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में लेडी स्मिथ, ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू हुई। 377 पैट्रिक केसी और जोश मिलर द्वारा लिखित फिल्म। 375 378 सोनिक, बेन श्वार्च द्वारा आवाज दी गई, की कहानी है, जो एक छोटे शहर के पुलिसकर्मी जेम्स मार्सरेन के साथ सैन फ्रांसिस्को की यात्रा करता है ताकि वह एगमैन जिम कैरी से बच सके और उसकी खोई हुई अंगूठियां एकत्र करें। अतिरिक्त कलाकारों में टीका सम्प्टर, एडम पैली और नील मैकडोनो शामिल हैं। 379 जबकि कोलिन ओशॉग्नेसी ने मिड क्रेडिट दृश्य कैमियो के लिए गेम से टेल्स के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को दोहराया है। 380 381 सोनिक को शुरू में अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया था, जिसमें फर, नए चलने वाले जूते, अलग आंखें और अधिक मानवीय काया शामिल थी। 382 383 डिजाइन पर प्रतिक्रिया शुरू हो गई। 384 385 386
गेम डिजाइन से मेल न खाने के कारण इसकी आलोचना की गई और दर्शकों की ओर से एक अनोखी घाटी जैसी अरुचिकर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। 387 इस प्रकार सोनिक को मूल डिजाइन के समान बेहतर ढंग से संशोधित किया गया। 388 पैरामाउंट ने मूल रूप से सोनिक द हेजहोग को 8 नवंबर 2019 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया था। 389 लेकिन रीडिजाइन को समायोजित करने के लिए इसे 14 फरवरी 2020 तक विलंबित कर दिया। 390 फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने महसूस किया कि यह आमतौर पर वीडियो गेम आधारित फिल्मों से जुड़ी कम उम्मीदों से अधिक है। कैरी के प्रदर्शन की विशेष रूप से प्रशंसा की गई। 391 आलोचना मौलिकता या महत्वाकांक्षा की कथित कमी पर निर्देशित थी। 392 और जबकि सोनिक के दूसरे रीडिजाइन की प्रशंसा की गई, कुछ ने महसूस किया कि इसने प्रशंसकों को फिल्म निर्माताओं को प्रभावित करने की शक्ति देकर फिल्म उद्योग के लिए एक नकारात्मक मिसाल कायम की है। 393 81-95 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ 394 395 फिल्म ने दुनिया भर में $310 मिलियन से अधिक की कमाई की। 396 397 2020 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 398 मार्च में यह अमेरिकी बॉक्स ऑफिस इतिहास में वीडियो गेम पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 399 सोनिक द हेजहोग 2 2022 मुख्य लेख सोनिक द हेजहोग 2 फिल्म सोनिक द हेजहोग 2 की घोषणा मई 2020 में की गई थी। 400 और मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2021 में शुरू हुई। 401 इसमें सोनिक और टेल्स को एगमैन को रोकने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है, जो मास्टर एमराल्ड की तलाश में नक्कल्स के साथ सेना में शामिल हो गया है। श्वार्च, ओशोग्नेसी, मार्सरेन, कैरी और संपटर ने पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 402, 403 जबकि इद्रीस एल्बा ने नक्कल्स को आवाज दी। 404 फाउलर, केसी और जोश मिलर सहित अधिकांश दल वापस लौट आए। 400 सोनिक 2 में पहली फिल्म की तुलना में सोनिक गेम्स के अधिक पहलुओं को शामिल किया गया है। 405 जिसमें सोनिक 2 और सोनिक 3 और नक्कल्स के कथानक तत्व और मध्यक्रेडिट दृश्य में शैडो की शुरुआत शामिल है। 406 407 सोनिक द हेजहोग 2 8 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी। 408 इसे सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $402 मिलियन से अधिक की कमाई की। 409 410 इसने अपने पूर्ववर्ती को सबसे अधिक कमाई करने वाली वीडियो गेम फिल्म के रूप में पीछे छोड़ दिया। अमेरिका 411 नक्कल्स 2024 जून 2015 में सोनिक जनसंपर्क प्रबंधक आरोन वेबर ने श्रृंखला के ट्विटर खाते का कार्यभार संभाला। वेबर के तहत खाता @Sonic_Hedgehog इंटरनेट मीम्स पोस्ट करने और सोनिक फ्रैंचाइज की गंभीर गिरावट के बारे में आत्मनिंदा करने वाली टिप्पणियां करने के लिए प्रसिद्ध हो गया। पॉलीगॉन के एलेग्रा फ्रैंक के अनुसार वेबर ने फ्रेंचाइजी पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, चरित्र के लिए एक नया व्यक्तित्व विकसित किया जिसने आशा की एक नई भावना पैदा की। 472 2016 में सोनिक मेनिया की घोषणा सोनिक फ्रैंचाइज के भविष्य के लिए और आशा लेकर आई। पत्रकारों ने इसे जेनेसिस गेम्स की सच्ची निरंतरता के रूप में वर्णित किया, जो पिछले सोनिक गेम्स जैसे सोनिक रश और सोनिक 4 के असफल होने के बाद सफल हुआ। 473 474 475 अगस्त 2017 में रिलीज हुआ। यह 15 वर्षों में सबसे अधिक समीक्षा किया गया सोनिक गेम बन गया। 476 गेमस्पॉट के मैट एस्पिनेली ने कहा कि यह फ्रेंचाइजी में एक नया गेम कैसा दिख सकता है और खेला जा सकता है, इसकी अपेक्षाओं से अधिक है। साथ ही यह अतीत का एक आकर्षक उत्सव और श्रृंखला के क्लासिक 2D फॉर्मूले की स्वाभाविक प्रगति का प्रबंधन करता है। 477 कई लोगों ने इसे श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खेलों में से एक कहा और सोनिक के भविष्य के लिए उत्साह व्यक्त किया। 477 478 479 हालांकि कुछ महीने बाद रिलीज हुई सोनिक फोर्सेस को मिश्रित समीक्षा मिली। 177 बिक्री सोनिक द हेजहोग सबसे अधिक बिकने वाली वीडियो गेम फ्रेंचाइजी में से एक है। मार्च 2011 तक श्रृंखला की संचयी बिक्री 89 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। 480 481 और 2016 तक 140 मिलियन से अधिक। 482 2011 तक अकेले मारियो और सोनिक श्रृंखला की 19 मिलियन से अधिक इकाइयां बिकीं। 481 सोनिक द हेजहोग गेम्स ने 2014 तक $5 बिलियन से अधिक की बिक्री की थी।
483, सीरीज की बिक्री और फ्री टू प्ले मोबाइल गेम डाउनलोड 2019 तक कुल 920 मिलियन यूनिट थे। 484, 2020 तक 1.14 बिलियन यूनिट से अधिक। 485 और 2023 तक 1.6 अरब से अधिक इकाइयां। 486, 1993 में सोनिक ने मारियो के साथ वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली मनोरंजन हस्ती के रूप में बराबरी की। प्रत्येक ने उस वर्ष डिजिटल गेम की बिक्री में $500 मिलियन, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 1050 मिलियन डॉलर का उत्पादन किया। 487, यूनाइटेड किंगडम में 1996 और 2012 के बीच सोनिक छठी सबसे ज्यादा बिकने वाली गेम फ्रेंचाइजी थी। 488, व्यक्तिगत सोनिक गेम्स भी बेस्ट सेलर रहे हैं। मूल गेम सबसे अधिक बिकने वाला जेनेसिस गेम है, जबकि सोनिक द हेजहोग 2 सबसे अधिक बिकने वाला गेम गियर गेम है। सोनिक सीडी सबसे अधिक बिकने वाला सेगा सीडी गेम है और सोनिक एडवेंचर सबसे अधिक बिकने वाला ड्रीमकास्ट गेम है। 489, सोनिक एडवेंचर 2 अमेरिका में 8वां सबसे अधिक बिकने वाला गेमक्यूब गेम है और सबसे अधिक बिकने वाला गेमक्यूब गेम है जिसे निंटेंडो द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था। 490, रिलीज होने पर सोनिक द हेजहोग 2 ने सबसे तेजी से बिकने वाले गेम होने का रिकॉर्ड 491 बनाया। 492, 1992 में 2 सप्ताह के भीतर दुनिया भर में 3.2 मिलियन प्रतियां बिक गईं। 493, मूल सोनिक द हेजहोग ने $400 मिलियन से अधिक की कमाई की। 1997 तक 494, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित $890 मिलियन। सोनिक द हेजहोग 2 ने 1992 में $450 मिलियन, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित $980 मिलियन की कमाई की, जो साल का सबसे अधिक कमाई करने वाला घरेलू मनोरंजन उत्पाद बन गया। मुख्य रूप से अपने जेनेसिस बंडलिंग के कारण सोनिक द हेजहोग ने उत्तरी अमेरिका में कंसोल की लोकप्रियता में बहुत योगदान दिया। 23 अक्टूबर और दिसंबर 1991 के बीच जेनेसिस ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम को 2:1 के अनुपात में पछाड़ दिया। जनवरी 1992 के अपने शिखर पर सेगा के पास 16 बिट कंसोल के लिए 65% बाजार था। 11 हालांकि निंटेंडो ने अंततः नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया, लेकिन दिसंबर 1985 के बाद यह पहली बार था कि निंटेंडो ने कंसोल बाजार का नेतृत्व नहीं किया था। 526 एक यूपी.com ने 16 बिट कंसोल युद्धों के पाठ की दिशा बदलने के लिए सोनिक को श्रेय दिया, जिससे सेगा को एक प्रमुख खिलाड़ी और उद्योग की दिग्गज कंपनी बनाने में मदद मिली। 23 16 बिट युग के दौरान सोनिक ने जानवरों के शुभंकर अभिनीत समान प्लेटफॉर्मर्स को प्रेरित किया, जिसमें बब्सी श्रृंखला, 527 एरो द एक्रोबैट 1993, 23 जेम्स पॉन्ड 3 1993, 528 केंचुआ जिम 1994 शामिल हैं। 529 और जीरो द कामिकेज स्क्विरेल 1994। 530 एनिमल विद एटीट्यूड गेम्स को 3D युग में ले जाया गया, जिसमें गेक्स 1995 और क्रैश बैंडिकूट 1996 के डेवलपर्स ने सोनिक को एक प्रमुख प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया। 531, 532, 533 IGN के लेवी बुकानन के अनुसार सोनिक ने इनमें से कई नकलचियों को प्रेरित किया कि वे व्यावहारिक रूप से प्लेटफॉर्मर के लिए एक संपूर्ण उपशैली बन गए। 533 थोरपे ने लिखा है कि इस पर नजर रखना मुश्किल है कि कितने प्रोग्रामर ने सोनिक द हेजहोग को एक बार के रूप में उद्धृत किया है जिसके विरुद्ध उन्होंने अपने काम को मापा है। 27 जबकि कॉम्प्लेक्स के फिल हॉर्नशॉ ने कहा कि कुछ पशु शुभंकर पात्र हैं, सोनिक जैसी ही सफलता हासिल की। 482 श्रृंखला के प्रभाव के संबंध में थोर्प ने लिखा, प्रत्येक की 3 कॉन्फ्रेंस खुदाई का पता कंसोल युद्ध से लगाया जा सकता है, जो वास्तव में तब भड़का था जब सोनिक और मारियो को एक साथ रखा गया था। हर बार कंसोल गेम्स ने एक पुराने लक्षित आयु वर्ग को प्राप्त करने के लिए जोर दिया है। यह कुछ ऐसा है जिसमें सोनिक अग्रणी था और जनसांख्यिकी का विस्तार गेम उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वह सामग्री के कारणों से हो या अपील के कारण। सोनिक 2 के समन्वित अंतर्राष्ट्रीय लॉन्च से 5 साल पहले आपका गेमिंग अनुभव काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता था कि आप कहां रहते थे। इन दिनों एक ही दिन में वैश्विक लॉन्च और क्षेत्रमुक्त कंसोल के साथ ऐसा लगता है कि यह जीवन भर पहले था। और निश्चित रूप से हर बार जब आप DLC खरीदते हैं तो आप सोनिक और नक्कल्स के बारे में सोचना चाहेंगे। और निःसंदेह यह सब सोनिक श्रृंखला के मद्देनजर आए शुभंकर प्लेटफॉर्म गेम की विरासत के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। 27
कंप्यूटर और वीडियो गेम्स ने यूनाइटेड किंगडम में कंसोल वीडियो गेम को लोकप्रिय बनाने में मदद करने का श्रेय सोनिक द हेजहॉग को दिया, जहां घरेलू कंप्यूटर पहले होम वीडियो गेम बाजार पर हावी थे। 534 वीडियो गेम संरक्षणवादी और वीडियो गेम हिस्ट्री फाउंडेशन (VGHF) के संस्थापक फ्रैंक सिफाल्डी ने कहा कि सोनिक प्रशंसकों के सोनिक द हेजहॉग 2 प्रोटोटाइप के दस्तावेजीकरण ने वीडियो गेम के इतिहास के अध्ययन के तरीके को प्रभावित किया है और VGHF की जड़ें उनके इतिहास में हैं। सोनिक 2 के विकास में रुचि। 535 सांस्कृतिक प्रभाव। सोनिक पहला वीडियो गेम चरित्र था जिसके पास मेसी के थैंक्सगिविंग डे परेड में गुब्बारा था, जो 1993 में हुआ था। 2012 की परेड के उपरोक्त समय अंतराल में गुब्बारे को 46 सेकंड के निशान पर देखा जा सकता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो गेम पात्रों में से एक 1992 तक सोनिक डिज्नी के मिकी माउस की तुलना में 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अधिक पहचानने योग्य था। 1993 में सोनिक मेसी के थैंक्सगिविंग डे परेड में गुब्बारा रखने वाला पहला वीडियो गेम चरित्र बन गया। 23 और वह 2005 में मारियो, लिंक और मास्टर चीफ के साथ वॉक ऑफ गेम में शामिल किए गए 4 पात्रों में से एक था। 536 इसके अतिरिक्त 2023 में ESA और एयरबस द्वारा लॉन्च किए जाने वाले जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान के लिए रेडियो और प्लाज्मा वेव इन्वेस्टिगेशन (RPWI) उपकरण विकसित करने वाली एक जापानी टीम को सोनिक को शुभंकर के रूप में उपयोग करने की मंजूरी मिली। 537 सोनिक और एगमैन वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्मों व्रेक-इट राल्फ 2012 और राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट 2018 में छोटे पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं। 538 539 जबकि सोनिक रेडी प्लेयर 1 2018 में कैमियो करते हैं। 540 और चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स 2022। 541 फ्रेंचाइजी अपने विलक्षण और भावुक प्रशंसकों के लिए जानी जाती है, जो अनौपचारिक मीडिया का निर्माण करती है, जिसमें फैन गेम्स, फैन फिक्शन, मौजूदा गेम, फैन फिल्मों और फैन आर्ट के संशोधन और रोम है शामिल हैं। यूएस गेमर की कैटी मैककार्थी ने कहा कि 2006 सोनिक द हेजहॉग जैसे गेम को खराब प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद कई प्रशंसकों ने श्रृंखला का समर्थन करना जारी रखा है और उन्होंने फ्रेंचाइज में सार्वजनिक रुचि बनाए रखने में मदद करने के लिए प्रशंसकों को श्रेय दिया। 542 उल्लेखनीय सोनिक फैन गेम्स में सोनिक आफ्टर द सीक्वल 2013, सोनिक द हेजहॉग 2 और 3 की घटनाओं के बीच सेट 543 और सोनिक रीम्स कलेक्शन 2015 शामिल हैं, जो श्रृंखला के प्रशंसकों पर व्यंग्य करता है। 544 सोनिक मेनिया की विकास टीम में ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने सोनिक रोम है एक्स और फैन गेम्स पर काम किया था। 542 जबकि इजुका ने कहा कि सोनिक फोर्सेज में चरित्र अनुकूलन प्रणाली सोनिक समुदाय की मूल चरित्र बनाने की प्रवृत्ति से प्रभावित थी। 545 समर ऑफ सोनिक एक वार्षिक प्रशंसक सम्मेलन है जो सोनिक श्रृंखला को समर्पित है और यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है। इसकी स्थापना स्वेन जोसेलिन और एडम टफ ने की थी और पहली बार 2008 में आयोजित किया गया था। 5 सोनिक ने विभिन्न इंटरनेट मीम्स को प्रेरित किया है। 547 548 जिन्हें सेगा द्वारा स्वीकार किया गया है और खेलों में संदर्भित किया गया है। 549 550 सैनिक हेगेहोग माइक्रोसॉफ्ट पेंट में तैयार किया गया एक अपरिष्कृत सोनिक 2010 में उत्पन्न हुआ। 551 आमतौर पर मेम सोनिक के कैचफ्रेज में से एक का उपयोग करता है, लेकिन खराब व्याकरण के साथ। 552 सोनिक ट्विटर अकाउंट ने इसके कई संदर्भ दिए हैं। 552 553 और यह इनगेम शर्ट पर सोनिक फोर्सेस के लिए आधिकारिक डाउनलोड करने योग्य सामग्री में दिखाई दिया। 552 554 और सोनिक में एक विजुअल गैग के रूप में हेजहॉग फिल्म 240 सैनिक ने भी इसी तरह के मीम्स और पैरोडी को प्रेरित किया और इसे सिफी वायर के विलियम मू ने सोनिक के लिए कई लोगों के विकृत प्यार और प्रशंसा का सही सबूत के रूप में वर्णित किया। 552 जनवरी 2018 में खिलाड़ियों ने वर्चुअल रियलिटी गेम VR चैट पर युगांडा नक्कल्स को दर्शाने वाले अवतारों की बाढ़ ला दी, जो नक्कल्स द इचिडना का एक विकृत संस्करण है। यह चरित्र YouTube उपयोगकर्ता ग्रेगजिला द्वारा सोनिक लॉस्ट वर्ल्ड की 2017 की समीक्षा से उपजा है। साथ ही प्लेयरअननोन के बैटलग्राउंड स्ट्रीमर फोर्सेन के प्रशंसक भी हैं, जो अक्सर अफ्रीकी देश युगांडा का संदर्भ देते हैं। 555 556 युगांडा नक्कल्स मेम अपनी कथित नस्लीय असंवेदनशीलता के लिए विवादास्पद था। 555
और अवतार के निर्माता ने इसका उपयोग करने के तरीके पर खेद व्यक्त किया था। 557 जवाब में सोनिक ट्विटर अकाउंट ने खिलाड़ियों को दूसरों का सम्मान करने और ग्लोबल गिविंग के माध्यम से युगांडा चैरिटी को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया। 549 सोनिक हेजहोग जीन, जिसे पहली बार फल मक्खी के भ्रूण विकास में इसकी भूमिका के लिए पहचाना गया था, का नाम सोनिक के नाम पर रखा गया था। 558 559 रॉबर्ट रिडल, जो तब टैबिन लैब में पोस्टडॉक्टरल फेलो थे। 560 जब उनकी पत्नी ने सोनिक के विज्ञापन वाली एक पत्रिका खरीदी, तब उन्होंने यह नाम रखा। 561 562 जीन में उत्परिवर्तन के कारण मक्खी के लार्वा में सोनिक की याद दिलाते हुए कांटेदार दांत उग आते हैं। जेम्स पॉल मार्सरेन, जन्म 18 सितंबर 1973, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टेलीविजन शो सेव्ड बाय द बेल, द न्यू क्लास 1993, टच्ड बाय एन एंजल 1995 और पार्टी ऑफ 5 1995 में अतिथि भूमिका से की। मार्सरेन ने एक्स-मेन फिल्म श्रृंखला 2000 से 2014 में साइक्लोप्स के अपने चित्रण और द नोटबुक 2004, सुपरमैन रिटर्न्स 2006, हेयर स्प्रे 2007, एन्चांटेड 2007 और फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। 27 पोशाकें 2008। उन्होंने ड्रामा फिल्म द बटलर 2013 में जॉन एफ कैनेडी की भूमिका निभाई और कॉमेडी फिल्मों एंकरमैन 2, द लीजेंड कंटिन्यूज 2013, सोनिक द हेजहोग 2020 और सोनिक द हेजहोग 2 2022 में अभिनय किया। मार्सरेन ने 2016 से 2022 तक साइंस फिक्शन सीरीज वेस्टवर्ल्ड में और 2019 से 2022 तक ब्लैक कॉमेडी सीरीज डेड टू मी में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें 2023 में क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उन्होंने सिटकॉम मॉडर्न में अतिथि भूमिकाएं निभाई फैमिली 2011 और 30 रॉक 2012 से 2013। उन्होंने नकली श्रृंखला जूरी ड्यूटी 2023 में खुद के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। प्रारंभिक जीवन और परिवार। मार्सरेन का जन्म 18 सितंबर 1973 को स्टिलवाटर, ओक्लाहोमा में कैथलीन नी शोल्च और जेम्स लूथर मार्सरेन के पुत्र के रूप में हुआ था। 2 उनके पिता लेक्सीजीन इंडस्ट्रीज के खाद्य सुरक्षा सलाहकार 3 और उनकी मां एक पोषण विशेषज्ञ का तलाक तब हो गया जब वह 9 साल के थे। 4 उनके 4 भाई बहन हैं, 2 छोटी बहनें और 2 भाई। उन्होंने ओक्लाहोमा सिटी में हेफन मिडिल स्कूल और पुटनम सिटी नॉर्थ हाई स्कूल में पढ़ाई की और बाद में ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने प्रसारण पत्रकारिता का अध्ययन किया। 5 वह डेल्टा ताऊ डेल्टा बिरादरी के भी सदस्य थे। मार्सरेन ने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजिल्स जाने का विकल्प चुनते हुए 1.5 साल बाद छोड़ दिया। आजीविका। एक जीवित व्यक्ति की इस जीवनी को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। विश्वसनीय सूत्र जोड़कर कृपया मदद करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से अपमानजनक हो। स्रोत खोजें: जेम्स मार्सरेन, समाचार पत्र, किताबें, विद्वान और JSTOR। सितंबर 2022। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाना है। पदार्पण और प्रारंभिक करियर 1993 से 2003। मार्सरेन को अपनी पहली नौकरी द नैनी के एपिसोड की श्रृंखला में एडी मार्गरेट शेफील्ड के प्रेमी के रूप में मिली। इसके बाद उन्होंने कनाडाई टेलीविजन श्रृंखला बूगीज डायन में अभिनय किया, जो एक सीजन के लिए प्रसारित हुई। उस श्रृंखला के अंत के बाद उन्होंने सेव्ड बाय द बेल, द न्यू क्लास और पार्टी ऑफ 5 जैसे टेलीविजन शो में अतिथि भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने ABC शो सेकेंड नूह में अभिनय किया। प्राइमल फियर में एक भूमिका के लिए वह एडवर्ड नॉर्टन से हार गए और 54 में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जो बाद में रयान फिलिप को मिली। 6 उन्होंने केटी होम्स के साथ डिस्टर्बिंग बिहेवियर और केट हडसन के साथ गॉसिप फिल्मों में अभिनय किया। वह सीजन 5 के पहले भाग के दौरान मुख्य कलाकारों में से एक के रूप में टेलीविजन श्रृंखला एली मैकबील में भी दिखाई दिए, जहां उन्होंने गाना भी गाया। उन्होंने 1998 के द आउटर लिमिट्स एपिसोड में भी अभिनय किया। मार्सरेन को एक्स-मेन फिल्मों में साइक्लोप्स के रूप में लिया गया था। कॉमिक्स में उनका किरदार प्रमुख है, हालांकि फिल्मों में उनका स्क्रीन समय सीक्वल में कम हो जाता है।
मार्सलेन ब्रायन सिंगर के सुपरमैन रिटर्न्स में भी दिखाई दिए। सुपरमैन का निर्देशन करने के लिए सिंगर ने तीसरी एक्स-मेन फिल्म छोड़ दी थी और मार्सलेन को लोइस लेन के मंगेतर रिचर्ड व्हाइट की भूमिका के लिए चुना गया था। शेड्यूल टकराव के कारण एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड में मार्सलेन का स्क्रीन समय कम कर दिया गया, जिससे कॉमिक्स के प्रशंसकों में विवाद पैदा हो गया। 7 फिल्मों में साइक्लोप्स के रूप में मार्सलेन के चित्रण को खूब सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ब्लॉकबस्टर पुरस्कार मिला। 8 2014 में मार्सलेन ने एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के लिए एक संक्षिप्त कैमियो में साइक्लोप्स की अपनी भूमिका को दोहराया, जैसा कि अन्ना पक्विन और फेमके जानसेन सहित पहली फिल्म के अन्य अभिनेताओं ने किया था। 2004 में मार्सलेन ने रोमांटिक ड्रामा द नोटबुक में राचेल मैकएडम्स, रयान गोसलिंग, जेम्स गार्नर और गेना रोलैंड्स के साथ लोन हेमंड जूनियर के रूप में सह-अभिनय किया। दूसरा व्यक्ति एली हैमिल्टन मैकएडम्स को प्यार हो जाता है। 2007 में मार्सलेन ने ब्रॉडवे म्यूजिकल हेयर स्प्रे के फिल्म रूपांतरण में कॉर्नी कॉलिंस की भूमिका निभाई, जो 1988 में इसी नाम की जॉन वाटर्स फिल्म पर आधारित थी। फिल्म में उन्होंने 2 गाने गाए, द नाइसेस्ट किड्स इन टाउन और इट्स हेयर स्प्रे और इसके साउंड ट्रैक दोनों को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। 9 उनकी अगली भूमिका डिज्नी हाइब्रिड एनिमेटेड लाइव एक्शन फिल्म एन्चांटेड में एमी एडम्स के साथ थी, जिसमें उन्होंने प्रिंस एडवर्ड की भूमिका निभाई थी। उन्होंने फिल्म की शुरुआत में एडम्स के साथ युगल गीत के रूप में एक गाना गाया और इदीना मेंजेल के साथ एक युगल गीत गाया, जिसे फिल्म से काट दिया गया था। एन्चांटेड को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में $340 मिलियन से अधिक की कमाई की। 10 2007 की हेयर स्प्रे और एन्चांटेड में अपनी सफलताओं के बाद मार्सलेन ने 2008 की रोमांटिक कॉमेडी 27 ड्रेसेस में स्टार कैथरीन हीगल के साथ मुख्य पुरुष भूमिका निभाई, जिसने दुनिया भर में $160 मिलियन की कमाई की। 11 उन्होंने किशोर कॉमेडी सेक्स ड्राइव में भी अभिनय किया। हालांकि फिल्म को मध्यम सफलता मिली, लेकिन मार्सलेन के प्रदर्शन की काफी प्रशंसा की गई। 12 मार्सलेन को एन्चांटेड और 27 ड्रेसेस में उनकी भूमिकाओं के लिए कॉमेडी में चॉइस मूवी एक्टर के लिए टीन चॉइस अवार्ड्स नामांकन भी मिला। 13 2009 में मार्सलेन ने लेखक रिचर्ड मैथेसन की 1970 की लघु कहानी बटन पर आधारित फिल्म द बॉक्स में भी मुख्य भूमिका निभाई, जिसे पहले द ट्वाइलाइट जोन के एक एपिसोड में बनाया गया था। 14 उन्होंने कैमरून डियाज के साथ अभिनय किया और सुपरमैन रिटर्न्स के सहकलाकार फ्रैंक लैंगेला के साथ फिर से जुड़े। 15 2010 में मार्सलेन को क्रिस रॉक, ल्यूक विल्सन, डैनी ग्लोवर और कोलंबस शॉर्ट के साथ कॉमेडी डेथ एट ए फ्यूनरल में कास्ट किया गया था, जो इसी नाम की 2007 की ब्रिटिश फिल्म की रीमेक थी। मार्सलेन जनवरी 2011 में मॉडर्न फैमिली में एक अवैध व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 16 अप्रैल में मार्सलेन एक ईस्टर थीम वाली कॉमेडी हॉप में मुख्य पुरुष लाइव एक्शन के रूप में दिखाई दिए, जिसमें रसेल ब्रांड ने ईस्टर बनी की भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म को व्यावसायिक रूप से सफल माना गया, सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर शुरुआत करने और अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन से अधिक की कमाई करने के बावजूद हॉप को आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। 17-18 बाद में 2011 में मार्सलेन ने स्ट्रो डॉग्स में मुख्य भूमिका निभाई, जो सैम पेकिम्पाह की 1971 की फिल्म की रीमेक थी। मार्सलेन ने मूल में डस्टिन हॉफमैन द्वारा निभाए गए चरित्र को चित्रित किया। स्ट्रो डॉग्स ने मार्सलेन को अपने सुपरमैन रिटर्न्स के सहकलाकार केट बोसवर्थ के साथ फिर से जोड़ा। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं और अंततः बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 19-20 2012 और 2013 में मार्सलेन 30 रॉक के छठे और 7वें सीजन में एक आवर्ती भूमिका में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने सीरीज के मुख्य किरदार लिज लेमन के प्रेमी और बाद में पति क्रिस क्रॉस की भूमिका निभाई। वह कई स्वतंत्र फिल्मों में भी दिखाई दिए, जिनमें रोबोट एंड फ्रैंक, स्मॉल अपार्टमेंट्स, बैचलरेट और एज कूल एज आई एम शामिल हैं। 2013 में उन्होंने एक्शन फिल्म 2 गन्स में डेंजल वाशिंगटन और मार्क वाहलबर्ग के साथ सहअभिनय किया, जो अपने सप्ताहांत रिलीज में नंबर 1 पर रही। इसके तुरंत बाद उन्होंने ली डेनियल के ऐतिहासिक नाटक द बटलर में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के रूप में अभिनय किया। सभी कलाकारों की मौजूदगी वाली यह फिल्म शीर्ष स्थान पर रही और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। मार्सलेन ने एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज में विल फेरेल के रॉन बर्गंडी के प्रतिद्वंद्वी रिपोर्टर जैक लाइम की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने एक्स-मेन
डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में 8 वर्षों में पहली बार एक कैमियो में स्कॉट समर्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। वह द बेस्ट ऑफ मी नामक अपनी दूसरी निकोलस स्पार्क्स फिल्म में भी मुख्य भूमिका में पॉल वॉकर की जगह लेंगे। मार्सरेन ने एचबीओ के वेस्टवर्ल्ड के 3 सीजन में संवेदनशील एंड्रॉयड टेडी फ्लर के रूप में प्रदर्शन किया। नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी सीरीज डेड टू मी में मार्सरेन जूडी हेल के पूर्व प्रेमी और वकील स्टीव वुड के रूप में दिखाई दिए। 21 बाद में उन्होंने उसी श्रृंखला में दूसरे सीजन से बेन वुड की एक अलग भूमिका में अभिनय किया। 22 2020 में उन्होंने पैरामाउंट की सोनिक द हेजहोग फिल्म 23 और पैरामाउंट प्लस टेलीविजन मिनी सीरीज द स्टैंड में अभिनय किया। 24 मार्सरेन ने एफएक्स मिनिसीरीज मिसेज अमेरिका में फिल क्रेन के रूप में भी अभिनय किया। 2021 में मार्सरेन ने नेटफ्लिक्स एनिमेटेड फिल्म माई लिटिल पोनी ए न्यू जनरेशन में हिट ट्रेलब्लेजर की आवाज दी। 25 मार्सरेन ने 2022 के सीक्वल सोनिक द हेजहोग 2 में टॉम वाचोव्स्की की अपनी भूमिका दोहराई। 26 उन्होंने एन्चांटेड की अगली कड़ी में एडवर्ड की भूमिका भी दोहराई, जिसका शीर्षक डिसएन्चांटेड था, जिसे नवंबर 2022 में डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया था। 27-28 2024 में मार्सरेन को सोनिक द हेजहोग 3 में टॉम वाचोव्स्की के रूप में लौटने की घोषणा की गई थी। 29 वह अनफ्रॉस्टेड में जैक लालेन की भूमिका भी निभाएंगे, जो उसी साल मई में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 31 व्यक्तिगत जीवन। दोस्तों वो बात की जाए तो इसे बनाया गया था डिज्नी द्वारा स्पेशल, और 90 मिनट इस मूवी की लेंथ थी इसके एक तरह से तीसरे पार्ट की, और 40 मिलियन का टोटल इसका बजट था। डिज्नी द्वारा डिज्नी प्लस पर ही अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख पाओगे। साथ ही साथ 15 जुलाई 2022 को ये हमें देखने को मिली थी। तो दोस्तों सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।